अच्छा, अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो देख। नहीं, नहीं आई। चलो, नहीं आई। ये बॉटल वॉटल बंद करना। नहीं, तो क्या होगा इतनी नॉइज से? हाँ ठीक है। इतना तो अच्छा तेरा होने में नहीं वाला पॉडकास्ट। हाँ, जितना तू ऐसे तैयारी कर रहा है। हाँ। ठीक है। हम कहते हैं कि आर्म चेयर फेमिनिज्म की हम एकेडमिक्स में पढ़ लिया, और जो है हम्म। बैठ के कुर्सी पे बात कर लिए एक दूसरे से। वी आर आर्म चेयर फेमिनिस्ट के हमें सारे प्रिविलेजेस मिले, हमने पढ़ाई की, हम बाहर गए, सब कुछ किया। एंड एक्चुअली में जिसको जरूरत है एम्पावर करने की, वहां तक तो ये पहुंचा ही नहीं। एंड जैसे ही हम जो है हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं। एंड नाउ वी हैव ओनली वन रो विच बिलोंग टू गर्ल स्टूडेंट्स एंड टू रोज ऑफ बॉय स्टूडेंट्स। ये हमारे समय हम्म। तक तो होता था, मुझे आज का स्कूल का नहीं पता कि क्या है। ऐसे होता था कि बीच में गर्ल्स की रो है एंड साइड में दो बॉयज की रोज है। तो हम्म। तूने ही मुझसे एक दिन पूछा था कि ये लड़कियां कहाँ गई, हम्म। द गर्ल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ रही थी इसके पहले, वो एक्चुअली में कहाँ गई। और ये जो है रेट हायर एजुकेशन तक जाते जाते और कम हो जाता है। नमस्ते। बृहस्पति सूत्रा में आपका स्वागत है। ये है हमारा पहला पॉडकास्ट और आज है मेरे साथ मेरी बहना डॉक्टर मल्लिका तिवारी, जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फेमिनिज्म। और उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, होपफुली जो मल्लिका के क्रेडेंशियल्स हैं वो इस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी हैं। मल्लिका ने पीएचडी की है इंग्लिश लिटरेचर में, इसके साथ ही एमफिल और एमए भी किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। और अगर आपको ज़्यादा जानना हो मल्ली को तो प्लीज़ कमेंट करें, और इन फ्यूचर भी वो आती रहेंगी, ये मैं अश्योर कर रहा हूँ। तो मल्ली, सबसे पहले जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में रहता है फेमिनिज्म के अराउंड, कि एक वर्ड आ गया है फेमिनिज्म, पर हो सकता है काफ़ी लोग उसकी डेफिनेशन नहीं समझते हो, तो बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर फेमिनिज्म को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? सबसे पहले तो बृहस्पति सूत्र के सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत बहुत अभिनंदन भैया का भी कि मुझे बुलाया आज इस पॉडकास्ट पे, ताकि हम इस, जो कि मेरा हमेशा से ज्वलंत मुद्दा रहता है फेमिनिज्म, उस पे हम बातचीत कर सकें। और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है पर्सनल, हम वो जो है जान रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि क्रेडेंशियल्स तो अलग बात है। मुझे लगता है कि एकेडमिकली तो चलो मैंने पढ़ा है, लेकिन साथ में पर्सनल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस के साथ मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, साथ में पर्सनल लाइफ में भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, साथ में अब जो मदरहुड की जर्नी रहेगी, तो जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं, जो प्रोफेशनल रोल्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ मिला के हम शायद कुछ इस बारे में बात कर सकें और इस टॉपिक को जस्टिफाई कर सकें। तो फेमिनिज्म, सबसे पहली बात, इट्स अ बिलीफ। ये एक बिलीफ है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करेगा, अगर इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन सुनेगा कि ये है क्या, तो कोई भी डिनाई कर पाएगा कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, जैसे कि आजकल एक वो वेव सी चली हुई है। क्योंकि उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि हम जो है इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं। और कैसा इक्वल ट्रीटमेंट? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सेक्सेस। कोई भी जेंडर हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, कुछ भी, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द परव्यू ऑफ फेमिनिज्म, मेरा ऐसा मानना है। बट स्पेसिफिकली हम जो है पर्टिकुलरली हम जेंडर की बात कर लेते हैं, कि सोशल, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें मिले। सोशल हम्म। इक्वालिटी जैसे कि हमें बाहर जाके बोलने की, बातें करने की, उठने बैठने की, काम करने की क्वालिटी मिले। पॉलिटिकल, हमें वोटिंग राइट्स मिले, है ना, राइट टू वोट, जो कि सबसे पहला कहीं ना कहीं विमेन का मुद्दा यही था कि वंस यू बिकम वोटर, यू बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री एंड फॉर द सिस्टम। जब आप वोटर बनते हम्म। हो तभी आप इम्पोर्टेंट बनते हो। तो वो हमारा सबसे पहला कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था फेमिनिज्म का। एंड इकोनॉमिक राइट्स के बारे में हम बात करते हैं कि हमें भाई पैसे कमाने की आजादी हो, है ना, हम हम्म। जो है प्रॉपर्टी की ओनरशिप हो हमारे पास, पैसे की कमाने की आजादी हो, हम बाहर जाके काम कर सके,
तो ये सारी हम्म। चीजें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक राइट्स में आ जाती हैं। तो क्या हम डिनाई करते हैं कि किसी भी इंसान को हमें ये नहीं देना चाहिए? तो डेफिनेटली यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर आदमी ये बेसिक राइट्स, राइट टू लाइफ डिजर्व करता है, देन वी ऑल आर फेमिनिस्ट। ओके। तो जिस तरह की ये डेफिनेशन दी, तो यह तो एक काइंड ऑफ एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाती है। इसमें तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई, क्योंकि जैसा तूने खुद कहा कि एक बिलीफ है, और अगर एक बिलीफ है तो ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि ये एक यूनिवर्सल बिलीफ है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया का फेमिनिज्म या अमेरिका का फेमिनिज्म या अफ्रीका का फेमिनिज्म किसी भी वे में डिफरेंट है। बट जैसे ये वोटिंग राइट की बात की, अब मुझे लगता है कि हर जगह की चैलेंजेस अपने आप में बड़े ही यूनिक होते हैं। जैसे इंडिया में वोटिंग राइट्स देना शायद कभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा। इंडिया में अबॉर्शन के अराउंड शायद बहुत ज़्यादा ऐसे कोई डिबेट्स नहीं है। इन जनरल लोगों में इस तरह की समझ है कि अगर एक लेडी को नीड है, मेडिकल नीड है, उसकी लाइफ को खतरा है, तो लोगों में इस तरह की ऑलरेडी समझ है कि हमको ये राइट्स देने चाहिए। पर प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ और मुद्दे जैसे प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वहाँ पर हमारी सोसाइटी क्यों इतनी अलग है वेस्टर्न सोसाइटी से, कि हम इवन लॉज भी बना देते हैं लेकिन उसके बाद भी हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो आम इंसान के जनमानस में नहीं घुस पाते। तो एग्जैक्टली हम कहाँ पर कुछ चीज़ों में वेस्ट से बेटर हैं और कहाँ पर हम काफ़ी खराब हो जाते हैं, क्या हो जाता है एक्चुअली में? कहीं ना कहीं बात वही है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट का जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कैसे डिफरेंट है। हर कंट्री के अपने जो है इश्यूज हैं। जैसे हमारे यहाँ पर स्कार्फ का इशू नहीं है, जहाँ जो कि ईरान में चल हम्म। रहा था, विमेन वर रिमूविंग स्कार्फ्स ऑन स्ट्रीट्स, वो हम्म। उनका इशू चल रहा था, है ना? पर वेस्ट में जो है घूंघट तो है। इक्वल। पर घूंघट का इशू तो है। घूंघट का इशू डेफिनेटली है, और वो कहीं हम्म। ना कहीं वो अंडरलाइंग चला जा रहा है, चाहे उस पे बहुत ज्यादा ऐसे बात ना हो रही हो, बिकॉज कोई इम्पोजिशन नहीं है, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है। है भी तो हम्म। घरों परिवारों में अपना अपना है, कोई ऐसे डंडा लेके घूम नहीं रहा सोसाइटी में कि वो हम्म। आपको जो है मॉरल पुलिसिंग करेंगे। जैसे कि ईरान में शायद एक मॉरल पुलिस सिस्टम ही है, गश्त इरशाद करके, जो कि घूमता है और देखता है कि विमेन ज्यादा एक्सपोज क्लोथ्स पहन के तो नहीं घूम रही। तो उसको जो हम्म। है लॉ अबाइडिंग नहीं है ना घूंघट करना, ये सिर्फ हम्म। एक वो कल्चरल जो है इम्पोजिशन है, और जो कि फैमिली से ज्यादा आता है ना? तो उस हम्म। पे ज्यादा वाद विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम नहीं कर रहा इम्पोज, सरकार नहीं कर रही, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, है ना? वो तो आपको बल्कि हम्म। प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट दिस। तो मुझे कहीं हम्म। ना कहीं लगता है कि वो तो है। साथ में इंडिया वर्सेस वेस्ट के मुद्दे हमेशा, इंडिया वर्सेस वेस्ट के, ईस्ट वर्सेस वेस्ट के मुद्दे हमेशा से डिफरेंट रहे। हमने फेमिनिज्म टर्म दिया, एंड जब लगा कि जब ब्लैक वुमेन इसके लिए आई, लाइक फेमिनिज्म केम, फेमिनिज्म टर्म अगर हम कहें या फिर कॉन्सेप्ट कहें तो वो 1700 से आता है वेस्ट में। और वोटिंग राइट्स की बात करें तो हम 1920s में जो है वोटिंग राइट मिलते हैं यूएस में, सबसे पहले शायद न्यूजीलैंड में मिलते हैं, एंड आफ्टर दैट यूके। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक जर्नी थी जो शुरू तो होती है वेस्ट से, बट हम्म। फाइनली व्हेन द women ऑफ ईस्ट एंड women ऑफ द मोर अप्रेस्ड सोसाइटी रियलाइज्ड कि ये हमें नहीं कर रहे इनके आइडियाज, सो दे आल्सो केम अप विद अनदर टर्म कॉल्ड वुमेनिज्म। जैसे एक ब्लैक अमेरिकन राइटर है, उन्होंने ये टर्म दिया, एलिस वॉकर ने, बहुत अच्छी नॉवल लिखी है द कलर पर्पल, एंड शी कॉइंड दिस टर्म वुमेनिज्म, क्योंकि हमारे, हम्म। उन्होंने कहा कि इश्यूज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। वो बात कर रही है हमें बाहर जाके काम करना है, वो बात कर रही है कि हमें इक्वल वेजेस चाहिए, वो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के, वो बात कर रहे हैं एलिमनी के, वो जो है बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें कि अभी तो हमें वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, है ना? हम्म। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो हम जैसे कि हम हायरार्की कहते हैं समाज की, कि व्हाइट मैन व्हाइट वुमेन, ब्लैक मैन ब्लैक वुमेन, तो कहीं ना कहीं हायरार्की में हम सबसे नीचे आ रहे हैं, हम वो 3 लेयर्ड ऑप्रेस्ड हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को तो केटर ही नहीं कर रहा, सो वी शुड ऑल्सो कम अप विद अनदर टर्म जो कि कहीं ना कहीं हमसे एसोसिएटेड हो। क्योंकि हमारे मुद्दे तो आप जैसे कहा कि घूंघट या फिर घर से निकलना ही, जैसे अफगान विमेन को अपने एक मेल काउंटर पार्ट के साथ, या फिर अपने चाहे लड़का ही हो उसके साथ जो है घर से बाहर निकलना पड़ता है, बेटे के साथ। तो उनके तो इश्यूज ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। और वेस्ट जिसकी बात कर रहा है वो बिल्कुल ही ज्यादा हमारे लिए भी सुपरफिशियल इश्यूज है, क्योंकि हम तो अभी पहुंचे नहीं वहां तक। तो आप हम्म। अफगानिस्तान में चले जाओ तो अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत है, ईरान में चले जाओ तो वो तो हेयर
उनके लिए अगर वो एक्सपोज कर रही हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। हमारे लिए इंडिया में कहीं ना कहीं अब हम जाके उस स्टेटस पे पहुंचे हैं कि नाउ वी आर आस्किंग फॉर इक्वल वेजेस, बिकॉज हम हुँ, निकल गए अपने घरों से, हमने अपनी दादी नानियों को भी काम करते देखा है। तो हमारे लिए भी 60 साल 50 साल से वी आर सीइंग विमेन वर्किंग आउटसाइड। और कहीं ना कहीं अब हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वेस्ट ने बात करनी शुरू की थी, है ना? तो हुँ, मुझे लगता है कि मुद्दे जो हैं इंडिया के लिए काफी कुछ चेंज हो चुके हैं। हम अब अपने आप को डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते विद द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, लेकिन ये है कि ये कुछ जमाने पहले डेफिनेटली आर इश्यूज वर कम्प्लीटली डिफरेंट। और अब हुँ, जो है अगर मेजोरिटी की बात मैं करूं तो उनके इश्यूज अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से वेस्ट ने शुरू किया था, है ना? और अभी भी हाँ 20% मैं कहूंगी कि जो वो बेसिक राइट्स, राइट टू लाइफ, वो सारी चीजें अभी भी विमेन को नहीं है। हम कहते हैं कि आर्म चेयर फेमिनिज्म की हम एकेडमिक्स में पढ़ लिया और जो है हुँ, बैठ के कुर्सी पे बात कर ली एक दूसरे से, वी आर आर्म चेयर फेमिनिस्ट के हमें सारे प्रिविलेजेस मिले, हमने पढ़ाई की, हम बाहर गए, सब कुछ किया, एंड एक्चुअली में जिसको जरूरत है एम्पावर करने की, वहां तक तो ये पहुंचा ही नहीं, है ना? हुँ। तो ऐसा भी एक बहुत बड़ा तबका है भी इंडिया में जिस तक ये पहुंचाने की जरूरत है। तो इश्यूज आर कंप्लीटली डिफरेंट अगर आप उन दोनों क्लासेस को भी अगर आप कंपेयर करोगे तो। हुँ। एक और चीज़ इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे अक्सर जो बहुत ही ट्रेडिशनल लोग होते हैं, उनका ऐसा कहना होता है कि कई बार लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट ही नहीं किया जा सकता। जैसे कई लोगों का एग्ज़ाम्पल होता है कि जो धर्मा वर्ड है, धर्म, उसका कोई लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है। तो अब मेरा कहना ये है कि फिर तो जो फेमिनिज़्म वर्ड है, अगर मान लो इसकी उत्पत्ति ही वेस्ट में हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर इंडिया में कुछ फेमिनिज़्म पहले आ गया था या कुछ। तो अगर उत्पत्ति ही वहाँ हुई है तो कुछ ऐसा है कि फेमिनिज़्म का कुछ इंडियन लैंग्वेजेज़ में कोई लिटरल ट्रांसलेशन है ही नहीं, या यह भी एक ऐसा वर्ड है जो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैं फेमिनिज़्म को थोड़ा-सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज़्म फिट कहाँ होता है? बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि ये कोई ज़रूरी जो है टॉपिक नहीं है कि इफ यू हैव द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दैट वर्ड इन योर लैंग्वेज और नॉट। हुँ, मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ है ना? हुँ, और आप अपनी लाइफ की स्टडी उसके लेंसेज़ से कर रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है। मेरा ऐसा मानना हुँ, है, एंड यू डोंट नीड टू हैव दैट लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दैट टर्म। ठीक, हमारे हुँ, यहाँ पे भी हम वुमेन एम्पावरमेंट का कर देते हैं कि नारी सशक्तिकरण हम कर रहे हैं, है ना? हम हुँ, नारी के लिए और भी ज़्यादा जो है उसको एम्पावर्ड करने के लिए हम जो है अपने समाज में भी चेंजेस कर रहे हैं और अपने सिस्टम में भी चेंजेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस होड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमने नहीं बनाया। एक्सपीरियंसेस आर यूनिवर्सल, एक्सपीरियंसेस तो हुँ, यूनिवर्सल ही है ना? जैसे कि हुँ, हम कहते हैं वीक्स का तो हर जगह पे ही ऑपरेशन हुआ, चाहे वो वेस्ट था, मिडल ईस्ट था या फिर ईस्ट था या साउथ ईस्ट था। हर जगह पे तो उनके एक्सपीरियंसेस आर सिमिलर, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर किसी ने हुँ, उनको एक लेबल दे दिया, है ना? और हुँ। आपको लगा कि आई कैन एसोसिएट विद दैट लेबल, तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन की स्टडी उस तरीके से करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं मुझे लगती। ओके। और एक और चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ आकर, यूरोप में आकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है। हुँ, अलग-अलग स्टेट्स में रह के आप बहुत ही अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। मेरे बिल्कुल। लिए बैंगलोर जाकर बस में एक लेडी कंडक्टर को देखना एक मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि हुँ, मेरी लाइफ़ के पहले 20-21 साल जो मैंने एमपी में गुज़ारे, मैंने कभी ऐसा वहाँ देखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, अब से जो हो सकता है घूँघट का इश्यू जो राजस्थान में हो, वो दूसरे स्टेट्स में ना हो। तो क्या ये ज़्यादा सही नहीं होगा कि जो फेमिनिज़्म है, वो ज़्यादा लोकल रहे, ज़्यादा ग्राउंडेड रहे, इंस्टेड ऑफ एक ग्लोबल मूवमेंट की तरह आए? क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो आजकल जो लोग खुद को फेमिनिज़्म से एसोसिएट नहीं करना चाहते, या जो एंटी फेमिनिज़्म का मूवमेंट है, वो बहुत कुछ इस बारे में भी है कि हमें ऊपर से ये थोपा जा रहा है, ग्लोबल मूवमेंट के जैसे थोपा जा जा रहा है। ये बहुत ही नेचुरली इवॉल्व नहीं हो रहा है लोगों में से। हाँ, ये डेफ़िनिटली एक पॉपुलर धारणा इस समय है। और हुँ, मैं भी जो है कुछ महीने, 1 साल अगर मैं मिला के कहूँ तो बैंगलोर रही हूँ, है ना? हुँ, तेरे ही साथ बैंगलोर में मैं रही। मैंने वहाँ हुँ, की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी फॉर अ फ्यू मंथ्स, हुँ, 4-5 मंथ मैंने वहाँ की जेन यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ाया।
और मुझे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा, बिकॉज मैं भी एमपी में रह के और फिर एमपी का यूपी में भी कुछ साल रही, तो यूपी का एमपी का कल्चर देख के फिर वहां हम्म। की विमेन को देखना और ये समझना कि कंट्री में ही विद इन स्टेट्स कितना डिफरेंस है, ये डेफिनेटली समझ में आया, है ना। तो ये तो है ही है कि इन्हें हम 8 कैटेगरीज में, इंडिया को भी हम जो है कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं, और 8 तो मुझे डेफिनेटली नहीं याद, लेकिन उसमें से कुछ जैसे ऐसे यार्डस्टिक्स हैं कि कितनों के बैंक अकाउंट हैं, कितनी विमेन के स्टेट्स में, ठीक है, कितनों हम्म। ने जो है सफर किया स्पाउसल वायलेंस, किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में जो है पार्टिसिपेशन आउटसाइड हाउस होल्ड शोज है। तो ये सब कहीं ना कुछ जो है पॉइंट्स हैं जिससे हम स्टडी करते हैं कि किस स्टेट में विमेन के क्या कंडीशंस हैं। हाँ, तो उसमें डेफिनेटली हम लैग बिहाइंड करते हैं जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, स्पेशली जो बीमारू, मतलब बड़ा ही डेरोगेटरी सा टर्म है जो कि इकोनॉमिकली लगार्ड स्टेट्स हैं, जिसमें हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश को कहते हैं। लेकिन ये सच है कि यही लास्ट 5 पोजीशन को होल्ड करते हैं, इंक्लूडिंग बंगाल। तो ये जो हम्म। हमारे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग बंगाल आर द लीस्ट, आई मीन लास्ट 5 पोजीशन होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हम्म। इन्हीं जो 8 यार्डस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ, 8 पॉइंट्स की, उनके अनुसार कि कितनी पावर्ड हमारे स्टेट्स में विमेन है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो सिक्किम एंड मेघालय आर परफॉर्मिंग द बेस्ट। हम वहां पे कहते हैं कि महिला प्रधान समाज भी है वहां का। वहां पे भी आप हम्म। विमेन को वर्क करते देखोगे, वहां पे भी आप पहाड़ों में जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए जो है, आप विमेन को देखेंगे, मतलब छोटे छोटे बिजनेस होल्डर्स है वो, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा उनके हाथ में है। जैसे कि एक थिंकर एंड ऑल्सो एन वेरी ग्रेट मॉडर्न ऑथर वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है रूम ऑफ वन जोन, कि एक औरत को क्या चाहिए, सिर्फ एक कमरा और एक कलम लिखने के लिए, मतलब शांति चाहिए, क्योंकि उसके पास वो हम्म। भी नहीं है। उसके पास अपना एक कमरा ही नहीं है कि जहां पे वो बैठ के प्रिवेसी से कुछ कर सके, है ना, कि थोड़े से पैसे चाहिए और एक कमरा चाहिए और एक कलम चाहिए जिससे कि वो लिखे और कमाए और एम्पावर्ड हो। तो वही जब नहीं है वर्क फोर्स में, तब वो कैसे आएगी और कैसे किसी भी समाज के लिए वो कुछ भी करेगी। उसकी चॉइस होने दीजिए ना कि इफ शी वांट्स टू हैव अ सोशल यूटिलिटी ऑफ हर लाइफ और नॉट, हम्म। है ना, चूज करने दीजिए कि वो क्या करना चाह रही हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हायर रैंक अगर है, जैसे कि केरला एंड कर्नाटका की है हायर रैंक, हम्म। और अगर आप कहोगे इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और जो मैंने ये स्टेट्स गिनाए उनकी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है स्टेट्स हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर ये बहुत खराब कर रहे हैं। ये जो पूरा ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, और ये जो हम्म। खराब कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और भी खराब कर रहे हैं, है ना, परफॉर्म हम्म। और भी खराब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैंने ऐसे बोलने के लिए बोल दिया, इनके डेटाज हैं। जैसे राजस्थान में जो एज है वो महिलाओं की बहुत जो है बड़ा स्ट्रगल रहा कि आप जो है 18 साल में शादी करो, 18 के बाद में शादी करो। केरला में, कर्नाटका में शादी की एज 15-16 होती थी आज से 100 साल पहले, है ना। और 100 ईयर्स हम्म। लग गए राजस्थान को वो अचीव करने में कि विमेन की जो एज हो 15-16 ईयर्स एटलीस्ट हो व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड। तो ये डिफरेंस आप देख लो नॉर्थ और साउथ में। फिर सेकेंड डिफरेंस आप ये देख लो कि एक जो है फेमाइन पड़ा था किस स्टेट में, फॉरगॉटन, कर्नाटका और केरला फेमाइन, आई फॉरगॉटन इन बिटवीन दीज टू स्टेट्स। लेकिन 1880 में एक फेमाइन आया जिसमें कि हम्म। सेक्स रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट्स का। और एक फेमाइन आया पंजाब में इन 1890s, मतलब सिमिलर टाइम पे, है ना, 10 साल के डिफरेंस हम्म। पे। और वहां पे जो है ड्रास्टिकली जो है चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जो है बढ़ जाता है, और एकदम से जो है बच्चियों को मारने लग गए हैं लोग। और सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा आपको ड्रास्टिक डिफरेंस मिलेगा, सेक्स हम्म। रेशियो बिफोर दी फेमाइन एंड सेक्स रेशियो आफ्टर द फेमाइन इन पंजाब। तो आप देखो कि ये चीजें ऐसे नहीं कि सिर्फ बोली जा रही हैं, या फिर हमने सिर्फ ऐसे 2 एपिसोड्स देख लिए कि आपने कोई ड्राइवर देख लिया, मैंने कोई क्लीनलीनेस करने वाली या फिर स्टॉल खोले हुए बिजनेस करने वाली लेडी देख ली, ऐसा नहीं है। ये जो हम्म। है डेटा भी कहते हैं, एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता पड़ता है, लिटरेसी, एजुकेशन, हर चीज जो है ये कहती है कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेट्स इन नॉर्थ एंड द स्टेट्स इन साउथ। तो इंडिया में ही विद इन दिस डिफरेंस है, और वो शायद कल्चर के भी कारण है, सोसाइटी के कारण है, बहुत से फैक्टर्स उसमें जो है रोल प्ले करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ओके। तो एजुकेशन की बात की, तो ट्रांजिशन लेते हुए, तो जो ये रोल ऑफ एजुकेशन है
व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म, वो कितना इम्पोर्टेंट है? और क्या कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं से इंडिया के पर्सपेक्टिव में या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में कि जब एजुकेशन बेटर हुई है तो जो सोसाइटी है वो ज़्यादा इक्वलिटी की तरफ बढ़ा है, ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ा है? डेफिनेटली अभी रिसेंट स्टडी तो मैंने अफगानिस्तान की ही मेरी रिसर्च बिकॉज़ उस पर थी। तो उसमें मुझे ये पता है कि अंडर तालिबान रूल तो सबको पता है कि क्या कंडीशन है वुमेन की। एंड अगर देखा जाए सिर्फ वुमेन की नहीं, सारे ही आम आदमी की क्या कंडीशन है वो तो सबको पता है ना? लेकिन अगर हम वहाँ पे 1970s में देखें तो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड 60% ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स वर वुमेन। मतलब 50% हम्म। जो है महिलाएं वहां पे बच्चियां यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही थी और 60% जो है वहां की फैकल्टी भी जो है विमेन थी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हम्म। 1970s। काबुल की सिर्फ बात कर रही हूँ, मुझे जो है वहां के छोटे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट्स हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, काबुल का मैं बता रही हूँ। तो वहां पे ये जो है डेटा कहता है। उसके बाद अगर आप आज की कंडीशन देखेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन 1970s एंड आज का। अगर आप देखेंगे तालिबान रिजीम में क्या चल रहा है ना? और साथ में एजुकेशन जो है, जैसे हमने कितनी बार हम दोनों ने ही ऐसी बात की है कि अ, जब हम स्कूल में थे तो हम साथ साथ में बैठते थे, है ना? हम्म। और फिर एकदम से जो है 50-50% हम होते थे, 50% गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड 50% बॉयज स्टूडेंट्स। एंड जैसे ही हम जो है हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं। एंड नाउ वी हैव ओनली वन रो विच बिलोंग टू गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड टू रोज ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स। ये हमारे समय हम्म। तक तो होता था, मुझे आज का स्कूल का नहीं पता कि क्या है। ऐसे होता था कि बीच में गर्ल्स की रो है एंड साइड में दो बॉयज की रोज है। तो हम्म। तूने ही मुझसे एक दिन पूछा था कि ये लड़कियां कहाँ गई। हम्म। द गर्ल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ रही थी इसके पहले, वो एक्चुअली में कहाँ गई। और ये जो है रेट हायर एजुकेशन तक जाते जाते और कम हो जाता है। अगर आप हम्म। नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स में देखोगे वी स्टिल हैव गुड नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप टेक्निकल प्रोग्राम्स में, मेडिकल में और जितने भी प्रोफेशनल स्ट्रीम्स है उसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाता है उनके नंबर में। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें ठीक करनी है वो तो फाउंडेशन से करनी पड़ेंगी, है ना? हम्म। बातें करके नहीं होगा। फाउंडेशन से ठीक, फाउंडेशन कहाँ है बच्चे की? वो एजुकेशन में ही है। और जब आप एजुकेट करोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, मैं नहीं कहती कि आप फेमिनिज्म पढ़ाओ, आप हम्म। जनरल ही जब आप उसको एक एकेडमिक उस सिस्टम में आप इंक्लूड करते हो बच्चे को, तो वो खुद नेचुरली empowered होता है। उसको आपको बताना नहीं पड़ता कि दीज आर योर राइट्स। सब हम्म। पढ़ते हैं बच्चे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ड्यूटीज पढ़ते हैं, है ना? 6-7 क्लासेस से पढ़ने लग जाते हैं। सो आपको जबरदस्ती आप एक फीडिंग नहीं कर रहे कि यू वर ऑप्रेस्ड अर्लियर एंड नाउ इज टाइम टू गेट द पावर। आपके साथ ये हुआ, ये हुआ नहीं, आप इस तरीके से पढ़ाते ही नहीं बच्चे को। आप तो सिर्फ उसको एम्पावर्ड कर रहे हो, आप उसको जो है वर्क फोर्स में इंक्लूड करने के लिए सारा अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, और ताकि वो साथ में जो है नेशन के लिए भी, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर सके, है ना? हम्म। सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जो है अपना इनपुट दे सके। और तभी उसको जो है वैल्यूएबल भी फील होगा कि भाई मेरी कोई वैल्यू है। जैसे जब आदमी हम्म। वोटर बनता है तो उसको लगता है मेरी वैल्यू है। जब एजुकेशन पाता है तो उसको लगता है मेरी वैल्यू है, कुछ तो मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। और वो हम्म। सेंटिमेंट विमेन में मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड में आप एजुकेशन से डेफिनेटली इंस्टिल कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पर मैं एक डेविल्स एडवोकेट जैसे अगर एक तर्क दूँ तो ये पता नहीं तू फॉलो करती है या नहीं, बट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है, बहुत धूम मचाई हुई है यूट्यूब पर। और कनाडा के प्रोफेसर हैं, स्पेशली वोकिज़म के काफ़ी अगेंस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि फेमिनिज्म के अगेंस्ट हैं, बट वोकिज़म के अगेंस्ट हैं। जो लोग कैंसल कल्चर में बिलीव करते हैं उसके काफ़ी अगेंस्ट हैं। तो उनका ये कहना है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो जो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्चुअली में एजुकेशन मुझे लगता है मोर और लेस करीब-करीब 100% के आसपास होगी, और जहाँ पर लोगों के पास करीब-करीब हर तरह की चॉइसेस हैं। और अगर आज के समय पर जो बिल्कुल आइडियल सोसाइटीज़ बोली जाएँ, यूटोपियन सोसाइटीज़ बोली जाएँ, तो शायद उन्हीं सोसाइटीज़ के बारे में आप बात करोगे। तो जब इस लेवल का एजुकेशन है और सब कुछ है और वहाँ पर इस तरह के रिसर्चेज़ आ रहे हैं कि गिवन अ चॉइस, पता नहीं क्यों जो विमेन हैं वो ऐसे प्रोफेशंस की तरफ चले जाती हैं जिनका ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं लेना है, साइंसेस से फिर भी लेना है कि से
मेडिकल प्रोफेशन में चली गई। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैं इधर जब हॉस्पिटल में था, तो मैंने देखा जो नर्सिंग स्टाफ था वो 80 टू 90% फीमेल डोमिनेटेड है। तो कहीं न कहीं क्या कुछ ऐसा भी है कि एक बायोलॉजिकल ड्राइव है जो ज़्यादा एनकरेज करती है केयरिंग रोल्स के लिए, नर्चरिंग रोल्स के लिए, और क्योंकि शायद वो रोल्स ऐसे नहीं हैं कि जिसमें आप बोलो कि आप अंधाधुंध पैसा कमाओगे, कि आईटी का जो जैसे सेक्टर हो गया या फाइनेंस का सेक्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है क्या कि अगर हम सोचें कि हम सब कुछ आइडियल कर दें, सारी चॉइसेस लोगों को दे दें, उसके बाद भी वो समहाउ अपने कन्वेंशनल रोल्स जो सोसाइटी कहती है कि जो आपके कन्वेंशनल रोल्स हैं उनके ही तरफ आप वापस चले जाओगे, तो इस लॉजिक में कोई दम लगता है, कोई बेसिस लगता है? क्योंकि ये भी रिसर्च के रिजल्ट से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी हवा हवाई बात कर रहा है यहाँ पर। हाँ, डेफ़िनेटली ये जो है एक कहीं न कहीं वेव वेव क्या कहेंगे, ये जो है, जो जो भी डेवलप्ड सोसाइटीज़ है, वहाँ पे ऐसा डिस्कोर्स हो रहा है ना? कि अगर सब कुछ भाई सिर्फ डेवलप्ड सोसाइटीज़ क्यों, हमारे इंडिया में भी अगर हम देखें, जो अच्छे वेल्दी क्लास फैमिलीज़ से जो वुमेन हैं, दे आर प्रेफरिंग नॉट टू गो आउटसाइड एंड वर्क, है ना? कि हम अपने हुँ, कंफर्ट में रहें, एंड व्हाई नॉट, जब हमें जो है एक ही आदमी डबल ट्रिपल इनकम जितना जो है अर्न कर रहा है, सो वो इनकन्वीनियंस क्यों लेनी? क्योंकि इतना ज्यादा कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है वर्क प्लेसेस पे, तो वो नेगेटिविटी क्यों एक जो आदमी सफर कर रहा है, सो एक थोड़ा सा नर्चरिंग रोल में रह के और हाउस होल्ड का काम जो है संभाल ले, मैनेज कर ले, और स्ट्रेस जो है दोनों तरफ से ना रहे घरों में, डेफिनेटली ये एक डिस्कोर्स तो है। बट वो कंप्लीटली, जैसे कि कहा, यूटोपियन सोसाइटीज जिन्हें हम जो जो कंट्रीज गिनाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और बड़ी ही डेवलप्ड नेशंस हैं, बड़ी कम पॉपुलेशन है, सोशल इश्यूज ऑलमोस्ट खत्म है, सब कुछ जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, वहाँ पे बोलने बताने को बहुत अच्छा है। जो हमें अचीव करने में बहुत समय लगेगा, इंडिया जैसी सोसाइटी को अचीव करने में बहुत समय लगेगा। तब हम बिल्कुल ऐसी बात करें, जब हम वो अचीव कर लें, तब हम कहें हुँ, कि विमेन ही क्यों, मेन भी अगर घर पे बैठ के काम करना चाहे, या फिर घर पे बैठना चाहे और अपनी जो है हाउस होल्ड मैनेज करना चाहे, बच्चों की नर्चरिंग करना चाहे, तो बिल्कुल वो चॉइस तो होनी ही चाहिए, है ना? कि हुँ, क्यों उस चीज़ में पढ़ना, एंड जैसे कि एक बार बात भी हुई थी कि वो जो है कहीं न कहीं उन कंट्रीज़ में सारी फैसिलिटीज़ भी दे दी जाती हैं कि आपको अफ़ोर्ड करने में भी आपको कुछ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल होता है बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ जो है दिक्कत वाली उनको बात नहीं है कि दे वोंट बी एबल टू अफ़ोर्ड अ गुड लाइफ़स्टाइल अगर दोनों काम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो डेफ़िनिटली इश्यू है, और साथ में हम तो और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कहीं न कहीं ब अ कहीं न कहीं हम देखें तो एक इनकम से तो आजकल कहा जाता है कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर हुँ, आप वर्किंग क्लास से हो तो, है ना? बिज़नेस क्लास से हो तो अलग बात है। वर्किंग क्लास से हो तो डेफिनिटली यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गुड लाइफ़स्टाइल इफ यू बोथ ऑफ द स्पाउसेस आर नॉट वर्किंग। यही हुँ, रियलिटी है इंडिया की, और जिस रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनिटली ये बहुत ही ज़्यादा अ, दूर का, जो कहते हैं ना, अभी बहुत समय लगेगा, 100 साल लगेंगे, 150 साल, मुझे नहीं पता कितने साल, लेकिन वो भी बहुत दूर की बात है। अभी तो हम वो जो है कहीं न कहीं हम एंटी फेमिनिज़्म की बात करने लग गए, और उस चीज़ के ऊपर हम जो है कहीं न कहीं मॉनिटर करने लग गए कि ये किस तरफ जा रही है ये मूवमेंट। लेकिन अभी तो कुछ भी अचीव भी नहीं किया, और इस हुँ, तरीके की जो है बातें होने लग गई। तो मुझे लगता है कि वो एक वेस्टर्न थिंकर या साइकोलॉजिस्ट, मुझे नहीं पता कौन है जिनकी आपने बात करी, या फिर हुँ, जो है स्पीकर हैं किस तरीके के, लेकिन वो अपने कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमें अपने हुँ। कल्चर के हिसाब से बात करनी है कि हमारे यहाँ पे अभी क्या इश्यूज़ हैं, और वो डेफ़िनिटली हमें समय लगेगा, हमें वो पूरा-पूरा समय लेना चाहिए। तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा जब तू कह रही है कि हमें हमारी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हिसाब से भी चीज़ों को देखना चाहिए। तो इसी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, वो जो विमेन राइट्स के इश्यूज़ हैं, फेमिनिज़्म के इश्यूज़ हैं, उसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं? और इन सोशल इश्यूज़ में मैं मेनली 3 इश्यूज़ की बात करना चाहूँगा जो मोर और लेस इंडिया के हर चुनाव में भी मुद्दे रहते हैं, वो है कास्ट, रिलिजन और इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सोशल इश्यूज़ फेमिनिज़्म को, विमेन राइट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडिया में?
जैसे इकोनॉमिक स्टेटस की तो हमने अभी बात की, जितने हम हुँ, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रहे हैं, उतना कहीं न कहीं हमारे लिए इश्यू ही डाइल्यूट होता जा रहा है ना? ये हुँ, मूवमेंट ही डाइल्यूट होता जा रहा है बिकॉज़ उसमें बाय चॉइस भी लोग जैसे कहा कि कन्वेंशनल रोल्स को ज़्यादा ऑप्ट करने के लिए जो है तैयार हैं, कि हुँ, भाई मैं ज़्यादातर जैसे कि सिमोन डी बोवार करके एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है, उन्होंने कहा वन इज़ नॉट बोर्न बट बिकम्स अ वुमन, कि कोई भी इंसान पैदा औरत नहीं होता पर उसे कल्चरली एंड सोशली बना दिया जाता है ना? तो हुँ, नोबडी इज बोर्न विमेन शी सेज। छोटे से हुँ, ही इसी तरीके से लर्निंग दी जाती है बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि सोसाइटी में जो है वो अपने रोल्स को समझें और उसी तरीके से वो आगे बढ़ें। लड़कों को कहा हुँ, जाता है कि रो रहा है, लड़की है क्या? हाँ? अ, हुँ, अगर वो मेकअप करें डेफिनिटली दे आर मॉक्ड, कि हुँ, लड़का जो है मेकअप कर रहा है, या फिर थोड़ा भी अगर मेकअप ही क्यों, मेकअप तो चलो बहुत आगे की मैंने बात कर दी। लड़का अगर अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा रिफाइंड एंड पॉलिश्ड ही रखना चाहता है, तो ही उसको हुँ, अपने ही लड़कों के ही समाज में उसको धुतकारा जाता है कि ये जो है, ये किस तरीके का लड़का है जो अपने पूरे टाइम लुक्स एंड इस चीज़ के लिए जो है हमेशा कंसर्न्ड रहता है। यहाँ तो ये यहाँ एक हुँ, इंटरजेक्शन लाऊँगा। अगर वो ज़ाकिर खान की लेटेस्ट रील देखी हो जहाँ पर वो कहता है कि अगर कि लड़के को अकेले सर्वाइव करना ही नहीं सिखाया जाता, और ये मैंने मेरी लाइफ़ में भी देखा है। मैं हाँ, स्टिल कहूँगा कि मैं एक बेसिक लेवल ऑफ क्लीनलीनेस हमेशा आस-पास मेंटेन कर पाता हूँ। अब वो पता नहीं कैसे? मैं ये नहीं कहता कि मेरा घर बिल्कुल चमकता रहेगा, लेकिन इतना साफ-सुथरा रहता है कि मुझे अनकंफर्टेबल ना लगे, कोई एकदम से नया व्यक्ति आए उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। पर हुँ, मैंने लिटरली अ, रियल लाइफ़ में भी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं जहाँ मैं देख रहा हूँ कि लड़के बहुत बेसिक लेवल ऑफ साफ-सफाई भी अपने आस-पास नहीं रखे हुए हैं। बहुत हुँ, बेसिक लेवल ऑफ कुकिंग भी शायद वो नहीं जानते हैं। तो हुँ। शायद हाँ, मतलब इस चीज़ से मैं उसकी इस रील से तो एग्री करता हूँ कि शायद अकेले जो सस्टेन करने की बातें हैं, वो शायद लड़कों को नहीं सिखाई जाती हैं। नहीं और सिखाई जाती है, दे आर वेरी अटैच्ड टू देयर रूट्स आल्सो। हुँ, लड़कियाँ कहीं न कहीं एक तो रिबेलियस हो जाती हैं, क्योंकि उनको टोका इतना जाता है, रोका इतना जाता है, समझाया इतना जाता है थ्रू आउट देयर लाइव्स, कि आप देखोगे कि एक लड़का तो चुप हो जाता है अपने घर में बिकॉज़ वो बोल ही नहीं पा रहा, वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि लड़के सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, जब बड़े होने लगते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए कोई है नहीं, माँ से बोल नहीं पा रहे, और हुँ, बाप से हमेशा एक डिस्टेंस है। और लड़कियाँ रिबेल बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें टोका इतना जाता है कि वो हर चीज़ पे जवाब देने के लिए रेडी हैं। कितने दिन वो आपकी हुँ, सुनेंगी? तो उनकी ग्रोथ इस तरीके से होती है, उस रिबेलियसनेस से उनकी ग्रोथ शुरू होती है। कहीं न कहीं ये जो बात है कि लड़कों की परवरिश और लड़कियों की परवरिश में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की हमें एज़ अ सोसाइटी ज़रूरत है। क्योंकि लड़कों को ज़्यादातर कि भाई इमोशन ज़ाहिर मत करो, अंदर-अंदर हुँ, दबाए रखो। उससे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डेफिनिटली आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है। हाँ, इंडिया में की सोसाइटी में ये ब्रदरहुड वाली और फ्रेटर्निटी वाली बड़ी अच्छी बात है कि लड़के कम से कम अपने ग्रुप में जो है सब कुछ जो है ज़ाहिर कर देते हैं। फिर भी हुँ, इमोशनल साइड दबा के रखते हैं कि कहीं मैं मौकरी का सब्जेक्ट ना बन जाऊँ, अपने ही दोस्त यारों में। तो एक वो सिर्फ माँ-बाप का एक रोल नहीं है, माँ-बाप का तो रोल छोटे से शुरू हो जाता है, बट फिर टीचर्स का भी रोल है, दोस्त यारों का भी रोल है। कि छोटे से ही उसको ऐसे बोला जाता है कि ये लड़कियों का काम है, मत कर, है ना? कि बहन पानी ले आएगी। ख़ैर ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो चुकी हैं। अगर हम मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास की सोसाइटी देखें भारत की, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हम ये नहीं कह सकते, हम आज भी वहीं हैं जहाँ पे, बल्कि मुझे तो लगता है एक बड़े अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे नहीं नाम याद, जिन्होंने ये कहा कि हमें एक्चुअली लड़कों को लड़कियों जैसी परवरिश देनी थी, लेकिन हमने लड़कियों को लड़कों जैसा बना दिया। अब किसी को घर हुँ, का काम नहीं करना आता। जो कि बड़ी हुँ, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं, चाहे खाना बनाना, क्लीनलीनेस, सब कुछ तो हम एक वो 90s में वेव आई थी कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, तो हुँ, उसको भी बेटा बनाना पड़ रहा है आपको। अब उसके राइट्स देने के लिए कि हुँ, जो है उसको मैं इस तरीके से पालूँ, उसके बॉयकट बाल रखूँ, उसको उसी तरीके के कपड़े पहनाऊँ, जैसे एक हुँ, बेटे को पालते हैं। तो आपको उसके राइट्स देने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उसको बेटा बनाना पड़ा, है ना? हुँ, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अपब्रिंगिंग में इसी तरीके से सिखाया जा रहा है बच्चों को, जो कि अब शुरू हो गया है चेंज होना, ऐसा नहीं है। बट ये शुरू में ये जो चेंजेज़ हैं मैं विदिन 5 टू 10 इयर्स देखती हूँ, जो ये कॉन्शियस पेरेंटिंग आई है, कैसे हुँ, बड़ा करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पिता भी किचन में काम करते दिखे और माँ भी बाहर से सब्ज़ी लाती दिखे। जेंडर रोल्स को हुँ, तोड़ने की बात। जब हम जेंडर रोल्स को तोड़ने की बात करते हैं, तो सिर्फ़ ये नहीं कहते कि
पिता किचन में जो है लगे। ये भी हुँ, कहते हैं फिर विमेन को भी अपना कंफर्ट स्पेस छोड़ना होगा। कहना होगा मैं हुँ। बाहर जाके काम करूँगी, तुम्हारे बराबरी से मैं जो है फाइनेंसेस का ध्यान रखूँगी, कैलकुलेशंस करूँगी, जो भी घर की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करूँगी। तो ये जो है दोनों साइड से आएगा और ये शुरू हुआ है। मैं तो इस चीज़ को बड़ा नोटिस कर रही हूँ, भारत के समाज में स्पेशली कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड पर मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास में काफ़ी चेंज हुई हैं। पर अगर यहाँ मैं अगेन एज़ अ डेविल्स एडवोकेट ऐसा कहूँ कि जैसे कई लोगों का ये तर्क होता है कि मेन और वुमेन ये अलग हैं। ये बायोलॉजिकल वेज़ में अलग हैं, इनके रोल्स अलग हैं और अगर कन्वेंशनल रोल्स को फ़ॉलो करके ये दोनों एक-दूसरे को एज़ अ टीम बहुत अच्छे वे में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको समस्या क्या है? आपको ऐसा क्यों चाहिए कि जेंडर रोल्स को तोड़ा जाए कि इसका काम तुम भी करो, तुम एक-दूसरे का काम हम दोनों पार्टीज़ करें? मतलब जिस तरह की सैंक्टिटी पवित्रता शादी को इंडिया में दी गई है, तो उसका एक रीज़न शायद यह भी हो सकता है, यह एस्टैब्लिश करना कि जेंडर रोल्स इतने कि वो किसी तरह से वो जेंडर रोल्स बने रहें, वो कन्वेंशनल रोल्स हैं, वो बने रहने चाहिए। तो एज़ अ टीम काम करने में क्या दिक्कत है? हर हर व्यक्ति को ऑल-राउंडर होना क्यों ज़रूरी है? एक बैट्समैन और एक बॉलर के साथ भी तो अच्छी टीम बन सकती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ, डेफ़िनिटली इस चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा हुँ, मानना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये तुम्हारा काम ही नहीं है, सिखाया तो इसी तरीके से जा रहा है ना कि तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम कम्फ़र्ट में बैठो। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा जो है कम्फ़र्ट दिया जाएगा, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड तुम्हें ज़्यादा कम्फ़र्ट में रखा जाएगा और तुम्हारे भाई से बहुत काम करवाया जाएगा बाहर, है ना? तो हुँ, मुझे लग रहा है कि हम सिखा रहे हैं ना, बच्चा हुँ, सीख के तो नहीं आ रहा है ये चीज़। हाँ, बायोलॉजिकली आप में वो केयर, कंपैशन सब कुछ है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी इंस्टिल जो है जनरेशन टू जनरेशन किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप ओपन करो उस शील्ड को एंड लेट पीपल डिसाइड कि उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? मतलब हो सकता है कि एक आदमी भी उतना ही कंपैशनेट हो, उतना ही काइंडनेस उसके अंदर हो, हम उसे क्यों दिखा रहे हैं कि वो टफ है, रफ है? क्यों हम उस पे इस तरीके के कन्वेंशंस थोप रहे हैं, लेबल थोप रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। मुझे हुँ, लगता है कि वो ऐसा ही होना चाहिए को नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए, कि कोई ओके। बुली करके चले जाए बच्चे को, कोई मॉक करके चले जाए, हँसी उड़ा दे, मज़ाक उड़ा दे। वो चीज़ें मुझे लगता है कि सोसाइटी में चेंज करो। बाकी ये जो है कि आप अपने रोल्स जो हैं तो आप जेंडर जो जो रोल्स हैं आप उनको अच्छे से अगर कर रहे हो देन व्हाट इज़ द नीड? वो नीड क्या है कि हम उस चीज़ में पड़ें? तो मेरा कहना कहीं न कहीं ये है कि अगर इकोनॉमी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि कर रही है बहुत से कंट्रीज़ की, तो डेफिनिटली क्या ज़रूरत है ना? आप हुँ, अगर घर अच्छा खाना बना रहे हो देन व्हाट इज़ द नीड कि आप दूसरे पार्टनर को कहो कि नहीं-नहीं तू भी आ, बना और सीख यहाँ पे आके। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपका अभी जो है समाज का स्तर इस तरीके का नहीं है। अभी ऐसा ही है हुँ, कि जो कहीं न कहीं ये स्किल्स सीखनी ज़रूरी हैं, ताकि आप हुँ, एज़ सोसाइटी आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सको, देन व्हाई नॉट? फिर तो आप कहोगे कि अगर एक आदमी को पढ़ाना नहीं है, तो उसकी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? मतलब फाइनली ये इवेंचुअली जा कहाँ रहा है डिस्कोर्स कि एक आदमी छोटे में डिसाइड कर ले कि मुझे तो काम नहीं करना भाई, हुँ, तो फिर आप उसे पढ़ाओगे क्यों? आप बोलोगे कि चलो नहीं भेजते इसे स्कूल, इसने तो बचपन से ही डिसाइड कर लिया है कि इसे नहीं जो है कुछ करना है, घर पे रह के जो थोड़ा बहुत जो है काम घर का होता है वो कर लेगा। तो मुझे लगता है कि फिर वो जो हम कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे एक वो बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्री और उसके ऊपर की एजुकेशन लेके निकलें, तो फिर वो सारी डिस्कोर्सेज़ खत्म हो जाती हैं और जो कि लंबे समय में बहुत ज़्यादा ही डैमेजिंग दिखता है। अगर मैं इस तरह से पूछूं कि जैसे आज जो इंडिया के इकोनॉमिक स्टेटस है, हम शायद $3000 पर ईयर की भी हमारी पर कैपिटा जीडीपी नहीं है और अगर हम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंग्लैंड इनसे कंपेयर करते हैं तो शायद ये 30 से 50 हज़ार यूएस डॉलर्स। तो हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ही हमसे कम से कम नहीं है तो 10 से 15 गुना बड़ी पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से ये इकोनॉमीज हैं। पर अगर मैं ये इस तरह का, और मैं शायद तुझे बहुत ही टफ स्पॉट में भी डाल रहा हूँ, पर मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं सडनली इंडिया में
इस तरह की एक इमेजिनरी सिनेरियो को ले लेता हूँ कि हम अचानक से $30,000 या $50,000 की इकोनॉमी हो जाते हैं, कल हो गए, तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ अचानक से सोसाइटी की थिंकिंग में चेंज आएगा, या ये हमारे लिए और डैमेजिंग हो जाएगा कि हम अचानक से इतने अमीर हो गए? क्योंकि शायद अगर हम धीरे-धीरे अमीर होंगे तो जो ये बात तूने कही कि सोशल वर्कफ़ोर्स में इश्यूज हमको, हमारे डील होते हाँ, रहेंगे, सोशल हाँ, वो इश्यूज भी डील डील होते होते रहेंगे और वर्कफ़ोर्स में जो औरतों का आना है वो हो पाएगा। हुँ, और अगर मान लो हम अचानक से अमीर हो गए तो शायद फिर हमें उसकी ज़रूरत ही ना लगे। हुँ, जो शायद कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की समस्या हो सकती है कि वो इतने अमीर हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि औरतें ज़्यादा वर्कफ़ोर्स में आएँ या ज़्यादा कुछ काम करें। हुँ। तो डेफ़िनेटली ये हमें अगर प्रॉब्लम दिख रही है किसी कंट्री में, मैं नहीं कह रही कि अमीर होना गलत है। डेफ़िनेटली हम बहुत जो है इकोनॉमिकली हम ग्रो करें और बहुत ज़्यादा सशक्त बने उन टर्म्स में, वो तो बहुत ज़रूरी है और वो चाहे ओवरनाइट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि कितना सस्टेन करेंगे। मतलब कोई भी जो हम ग्लोरियस एम्पायर्स कहते हैं सबका कहीं न कहीं फ़ॉल आता है। तो हम अपने आप की कितनी लाइफ़ देखते हैं उस तरीके की। उस हुँ, स्टेट में हम कितना लंबा जो है सस्टेन करेंगे एज़ अ नेशन। क्या वो 200 साल में खत्म होगा? क्या वो 300 में? क्या वो 500 में या 1000 चलेगा? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे के एक तबके को एजुकेशन से वंचित रख रहे हैं। हम उसको सोशल मतलब वो घर में ही रह जाएगा ना। फिर जैसे कि वुमेन निकली ही नहीं कभी घर से कहते हैं डायरेक्शन सेंस नहीं है, मैथ्स अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आप बाहर नहीं जाते, आपको फाइनेंस से कोई मतलब ही नहीं है। घर में अगर पिता है, भाई है, पति है तो वही देख लेता है सब कुछ। तो वो जीन पूल हुँ। ही ऐसा बनता जा रहा है कि आप में इंटरेस्ट ही नहीं है उन चीज़ों को हैंडल करने का और ना ही आप में एक टाइम पे जाके स्किल रह जाएगी उन सब चीज़ों को मैनेज करने की। तो मुझे लगता है कि ये डेफ़िनिटली डैमेजिंग है। अगर हम इस तरीके से सोचे कि हम ओवरनाइट जो है ओवरनाइट भी क्यों हम 100 साल में आज से वो स्टेटस हम पा लें, तो हम कितना सोचते हैं अपने आप को कि लॉन्गेस्ट जो है ग्लोरियस एम्पायर इन द वर्ल्ड वो कितना चला होगा और अगर उस समय पे आप आधी पॉपुलेशन को आप वंचित कर दो इन सब चीज़ों से, एजुकेशन से और जो है इकोनॉमिक पावर से, तो आप कैसे एज़ सिविलाइज़ेशन आगे सस्टेन करोगे? क्योंकि फिर से आपको फॉल होगा, फिर से आपको उठना पड़ेगा, है ना? तो हुँ। उसके लिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है और ये कोई वो नहीं होना चाहिए कि हम एक कम्फर्ट ज़ोन में आ गए हैं, सो लेट अस नॉट गो आउट एंड लेट अस नॉट वर्क, लेट अस नॉट एजुकेट आवरसेल्व्स ये दिस शुड नॉट बी इन द पिक्चर एट ऑल। और अगर कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे बात करूँ तो वो कितना इम्पैक्ट करते हैं, और एक जो ये टेंडेंसी है कि कुछ विशेष कोई कास्ट होंगी या कुछ विशेष रिलीजन होंगे, उनके विमेन इश्यूज़ पे हमें बात नहीं करनी क्योंकि से उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस है। जैसे मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि इंडिया में अभी भी ये टेंडेंसी है कि जो ट्राइबल्स हैं, हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी भाई, उनके खुद के अपने रिचुअल्स हैं, हो सकता है वो मिसोजिनिस्टिक हों, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एक कल्चर है, एक सभ्यता है, वो इंडिजिनियस लोग हैं, जो जो हमें बहुत प्रिज़र्व सालों से, करनी है। हाँ, 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 बिल्कुल। और हमें अ, मतलब कई लोग इस शब्द को, अब मुझे इसके अलावा कोई और वर्ड दिमाग में आ नहीं रहा, पर जो सिविलाइज़ करने वाली बात है, और सिविलाइज़ से मेरा मतलब है कि मॉडर्न धारा में लोगों को लाओ, कि भाई हुँ, जो मॉडर्न थिंकिंग है, जो एजुकेटेड लोगों की थिंकिंग है, उस धारा में लोगों को लाओ। तो हम इन चीज़ों पर बात करने से कई बार मुझे ये भी लगता है कि पॉलिटिकल विल भी नहीं होती है, जो कब अभी जैसे मैं बहुत सीधा बोलता हूँ कि बीजेपी को बहुत लेना-देना है कि मुस्लिम विमेन के जो इश्यूज़ हैं, उनमें रिफ़ॉर्म्स आएँ। बट मैं किसी को भी ये इश्यू पे बात करते नहीं देखता कि जो ट्राइबल इश्यूज़ हैं, हुँ। क्या वहाँ पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या वहाँ किसी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है? तो इनके अराउंड फ़ेमिनिज़्म का क्या स्टैंड है, या फ़ेमिनिस्ट इन चीज़ों से बच के निकल जाना चाहते हैं किसी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं, इन पे बात ना हो तो बेटर है? हाँ, डेफ़िनेटली वो जो है पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं और साथ में जो आम आदमी है वो बड़ा अनअवेयर भी है उनके इश्यूज़ से, उनके स्टेटस क्या हुँ, है, वो इस समय क्या जो है किस तरीके की धारणा रखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि चैलेंज करते हैं उनके कल्चरल पूरे सिस्टम को। तो ये आम जो है जनमानस में इसका
कोई कोई कहीं ना कहीं डिस्कोर्स हमें बिल्कुल मिलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, ना ही पॉलिटिकल सिस्टम में इसके लिए कुछ बोला जाता है कि हम भाई छेड़े ना, है ना, जो चल रहा है उसे चलने दें एंड उनको उनके सिस्टम को हम प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखें। वो तो है ही एक इशू। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसीलिए रिजर्वेशन की मैं तो बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, क्योंकि उसका बहुत कहीं ना कहीं फायदा ऐसे ही ओप्रेस्ड सेक्शन को मिलता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं, जिनके बारे में हम बात भी नहीं करते। तो हम्म। एक मौका सरकार और सिस्टम दे रहा है ना, एक मौका है एजुकेशन, चाहे वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से हो, चाहे वो रिजर्वेशन से हो, फिर उसके बाद चाहे वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस हो। तो हर तरीके से ये चीजें कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चेंजेस अंदर से भी आते हैं, और वो हम्म। आएंगे जब जैसे होमी के भाभा हैं, एक जो है आप लिटरेरी क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा कि आप एक बार अगर आप ट्रैवल कर लेते हो तो यू आर नो मोर अ प्योर सिविलाइजेशन, तो आप प्योर सिविलाइजेशन नहीं रहते। जैसे हम कहते हैं ना कि अंडमान में हमें कई ट्राइब्स के यहाँ को विजिट करने की परमिशन नहीं है, बट पीपल गो एंड वॉच देम, उनको हम्म। देखने की या फिर परमिशन लेके वहां पे जो भी है वीडियोग्राफी करने की परमिशंस हैं, लेते हैं कुछ चैनल्स एंड जो भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वंस यू हैव ट्रैवल्ड और वंस यू हैव सीन एन आउटर पर्सन, तो आप कोई प्योर सिविलाइजेशन नहीं रहते, आपके भी अंदर वो ग्लोबलाइजेशन का जो है कीड़ा आ गया है, और आप में भी हम्म। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। आप उसको एस्केप नहीं कर सकते फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरा ये कहना है हम्म। कि इतना ज्यादा जो है ग्लोबल हम होते जा रहे हैं कि इसमें इतना प्योर एंड कॉन्स्ट्रेन्ड रहना पॉसिबल नहीं है ना। और कहीं ना ओके। कहीं पॉलिटिकल विल और सोशल विल की बात है, तो आना पड़ेगा उन्हें भी बाहर बात करने के हम्म। लिए, है ना। जिसका मुद्दा है वो भी बोले, उसके बाद जो है समाज एज अ होल आके उनकी बात करना शुरू डेफिनेटली कर देगा। अभी मीडिया में चर्चा नहीं है, समाज को ज्यादा पता नहीं है कि क्या है। और वैसे कहीं ना कहीं ये जो सतात्मक हम समाज कहते हैं, पेट्रियार्कल, वो हर जगह वेस्टर्न में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, हर जगह वही उसी तरीके का समाज चला आ रहा है। तो हम इन्हें दोष हम्म। नहीं दे सकते कि ये मिसोजिनिस्ट हैं, हम्म। बस इन्होंने चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने सिस्टम में। तो कि हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। बड़े से बड़े जो है ढेर हो गए इस तरीके के समाज, और अब उनमें हर तरीके की बातें होती हैं, बच्चों को पढ़ाने की, लिखाने की। हाँ, इंटररिलीजियस इंटरकास्ट सब मैरिजेस हो रही हैं, चॉइस की बात होती है। ईरान में लोग हैं स्कार्फ्स फेंक रहे हैं, और इतनी ज्यादा ऑपरेसिव सोसाइटी में इस तरीके की बातें हो रही है, तो हमारे यहाँ तो फिर भी सिस्टम तो आपको प्रोटेक्शन देती है। हम्म। तो फिर छुपने का कोई जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा उसका उद्देश्य है। जिसको हम्म। आना है वो डेफिनेटली आएगा, बात करेगा, और वो बिल्कुल जो है मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट होगा। तो जैसे रिजर्वेशन की बात की तो अब पंचायत अपन ने टीवी सीरीज जो वेब सीरीज थी वो देखी। अब और ऐसा इंडिया में अपन अक्सर होते ही देखते आ रहे हैं कि कोई सीट विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाती है एंड देन वहाँ से लड़ती तो कोई लेडी हैं लेकिन उनके हस्बैंड काइंड ऑफ अनऑफिशियल प्रधान, अनऑफिशियल एमपी, अनऑफिशियल एमएलए बन गए होते हैं। तो जो इसमें उत्थान की बात है उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ तेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मान लो 100 ऐसी औरतें आगे आएंगी तो हो सकता है उनमें से 5 तो एम्पावर हो जाए, तो क्या हम बिल्कुल। सिर्फ तो क्या इसे ऐसे भी सोचा जा सकता है कि हम फिर सिर्फ एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें सुधर जाएं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो रिजल्ट, नेट रिजल्ट तो 5% ही है अगर और कॉरपोरेट उसके डर से टर्म्स में। क्या आप चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? क्योंकि रिजल्ट हम्म। आपको, जैसे कि क्या बोलते हैं, आप परिश्रम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा एक ना एक दिन। और ऐसा हम्म। नहीं है, आज भी जो फल मिल रहा है वो कितने वर्षों के परिश्रम से मिल रहा है। मैंने कहा ये हम्म। मूवमेंट शुरू हो जाता है 1790 से, वो भी हम्म। वेस्ट में, है ना। तो आज जो है इतने सालों बाद, 200-300 साल बाद, हम उसके जो है कहीं ना कहीं उसके फल का ही तो हम भोग कर रहे हैं। हाँ, हम्म। तो मुझे लगता है कि आप उसे डर क्यों रहे हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। विमेन हम्म। डेफिनेटली पावर हाथ में आएगी, तो उसको हम्म। एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगी। हम्म। अभी शायद जो शायद उसको अभी तक अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं,
जिसने एक्सरसाइज नहीं की, हमें उसमें भी पता पड़ता है कि जब जो है क्या थी एक्ट्रेस का नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन जब जब उन्हें भी रियलाइज होता है कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर मैं हूँ, वो भी सीखने की कोशिश करती हैं अपने काम को, और उस पावर को एंजॉय भी करती हैं और साथ में उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई भी करती हैं एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम जल्दबाजी में क्यों हैं? हम्म। हर चीज हमारे जैसे समाज में तो हर चीज बड़े स्लोली ही इंट्रोड्यूस हो अच्छा, रही है, स्लोली ही पंचायत चेंजेस आ की रहे हैं। हाँ। पंचायत की हम्म। एक्ट्रेस नीना गुप्ता। हाँ, हाँ, नीना गुप्ता, है ना? तो मुझे लगता हम्म। है कि वो भी इवेंचुअली रियलाइज़ करती हैं कि कितना जो है एम्पावर्ड फ़ील होता है जब आप ऐसी पोज़ीशन पे जो है होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जल्दबाज़ी में क्यों हैं? हमारे समाज में वैसे भी बड़े स्लोली ही सारे चेंजेज़ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्यों ऐसी जल्दबाज़ी कि जल्दी से रिज़ल्ट मिले? हाँ? हम्म। मुझे लगता है कि ठीक है, दहेज का एक्ट कब आया, धीरे-धीरे करके आज आप देखें तो कंप्लीटली खत्म ही हो चुका है, या फिर अगर चलता भी है डेफिनिटली तो हमें ये दिखता है कि वो एज़ गिफ्ट्स, मतलब कि एज़ गिफ्ट्स कर दिया गया है कि खुशी-खुशी कि जो बड़ी वेल्दी क्लास है वो बल्कि ज़्यादा प्रमोट कर रही है, मैं देखती हूँ। जो दे ही नहीं सकता उसके पास कम से कम ये तो है कहने के लिए कि भाई हम नहीं करते दहेज को, दहेज से हम सहमति नहीं रखते और हम नहीं देंगे। तो उनके पास अब एक से है कि ये तो हम्म। अगेंस्ट द लॉ भी है और साथ में हम कर भी नहीं सकते, हम करेंगे भी नहीं। अब वेल्थियर क्लास कुछ भी करता रहे, उनके पास बहुत पैसा है, वो एज़ गिफ्ट दे दें, लैंड दे दे हम्म। बेटी को, मैं कहती हूँ उनकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉ तो आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्शन दे। वही चीज़ है कि लॉ तो वुमेन को वो एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम हम्म। भी, लॉ भी, ये सारी जितनी भी चीज़ें चेंजेज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं, अ, चेंजेज़ आने में हम थोड़ा-सा पेशेंस रखें, मुझे लगता है ना? तो अब जैसे तू खुद ही मुझे ट्रांजिशंस प्रोवाइड करते जा रही है, तो जैसे डाउरी के ऊपर बात है, तो अब आजकल तो तर्क यह है कि डाउरी एक्ट का बहुत ही खराब मिसयूज हो रहा है, स्पेशली बहुत सारे आदमी उससे प्रताड़ित हैं, उनकी फैमिलीज प्रताड़ित हैं। तो ये जो कोर्स करेक्शन होता है, इसमें कैसे डिटरमाइन किया जाए कि ये कोर्स करेक्शन अब कुछ ज़्यादा उस तरफ उस डायरेक्शन में जा रहा है कि अब हमको चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, किया क्या जाए? क्योंकि अभी भी कई लोगों को हो सकता है उस डाउरी एक्ट की नीड भी हो, लेकिन कई लोग, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन क्लेम्स करने वाले ऐसे क्लेम्स करते घूमते हैं कि 90% केसेस गलत होते हैं, फॉल्स होते हैं, इस फॉल्स तरीके की होते हैं। बातें होती हैं। हाँ, तो किया बिल्कुल। क्या जाए? मुझे लगता है कि हाँ, ये एक जो है बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है, लूपहोल है सिस्टम में कि हमने अ, जो भी वॉयलेंस स्पाउस आपका करता है आपके ऊपर, कैसा भी इमोशनल, फिजिकल जो भी वॉयलेंस है, सो वी हैव सर्टेन लॉज एंड सेक्शंस इन आईपीसी व्हिच गिव्स प्रोटेक्शन टू वुमेन। तो हुँ। ऐसे हमारे पास लॉज हैं जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, आईपीसी में है। आईपीसी में एक भी ऐसा सेक्शन नहीं दिखता जो मेन को प्रोटेक्ट करता हो अगेंस्ट हुँ। स्पाउसल वायलेंस। तो हुँ। क्या मुझे मेन ऑपरेट, नई वाली संहिता का भी नहीं पता कि उसमें कुछ मुझे भी है नहीं या पता। और उसमें हाँ। और ज़्यादा ही रगड़ दिया है आदमियों को। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये कुछ साल पहले तक का तो पता है कि देयर इज़ नो सच सेक्शन इन आईपीसी। और बाकी जो भी जो भी हम फॉलो करते होंगे। लेकिन हुँ। ये चीज़ मुझे भी कहीं न कहीं हर्ट करती है और ये मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा रिगरसली इस चीज़ को पुश करती है, ये जो पोस्ट फेमिनिज़्म, एंटी फेमिनिज़्म मूवमेंट्स जो हैं, जिस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके के क्यों बिल्कुल ही अनरिस्ट्रेन्ड राइट्स दे रखे हैं। उस चीज़ पे हुँ। जो क्वेश्चन इन्हीं लूप होल्स के कारण सिस्टम के होता है ना? अगर इसमें आप मेन एक को और भी एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्शन ऐड दोगे। हुँ, हाँ, इसमें एक और एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकता हूँ। मुझे याद है कि मैं मेरी पिछली कंपनी में था, तो वहाँ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इसके ऊपर एक, मुझे लगता है हर 6 महीने या साल भर में ट्रेनिंग होती थी। तो उसमें हमें ये बताया गया था कि कुछ सेक्शंस हैं आईपीसी के जो मेन पर लग सकते हैं अराउंड दीज इश्यूज, और जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस है कि किस तरह के आप, क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, सब तरह का सिस्टम होना चाहिए, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ औरतों को प्रोटेक्शन थी। लेकिन जो मेरी कंपनी थी, क्योंकि वो एक ग्लोबल कंपनी है, तो उसका कहना था कि हमने अपने तरफ से और इसको थोड़ा रिगरस बनाते हुए ये भी ऐड किया है कि इसमें हम मेन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सिंपली वुमेन का ही प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन बाय लॉ, सो एट मोस्ट कंपनीज क्या कर सकती हैं, कंपनीज कोई फाइनेंशियल चीज़ लगा सकती हैं आपको,
सस्पेंड कर सकती हैं, आपको हटा सकती हैं, लेकिन वो आपको कोई लीगल पनिशमेंट नहीं दे सकती। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो, जो लीगल पनिशमेंट है वो और सिर्फ आदमियों के लिए है, उसमें औरतों का कोई रोल नहीं है। हम्म। और वही बात है कि ऐसी कितनी कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज हैं जो इस तरीके की चीजें फॉलो भी करती हैं। वो हम्म। भी बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट अगर हम देखा जाए कि जो इनसाइड सिस्टम में अगर कुछ इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, प्रोटेक्शन बना भी दिए, तो भी इस तरीके के कितने कॉर्पोरेट्स हैं, कितने जो है कंपनीज हैं जो इसे हाँ, फॉलो वो एक करती बहुत हैं। अच्छी कंपनी थी, तो वो चीजें उसने वहीं हो किया पाएंगी। है ना, उसने, हम्म। हाँ, उन्होंने किया। मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली 95 to 98% सेक्सुअल वायलेंस जो है अगेंस्ट वुमेन ही होते हैं, ये तो डेटा ही हम्म। कहता है ना। हम्म। मुझे लगता है लेकिन जो 2% भी हैं, हमें उन्हें क्यों, या फिर हमें क्यों बिल्कुल ही जो है बिना कुछ कहे सुने इस तरीके से जो है लॉज का मिसयूज करना है, सिस्टम जो है मिसयूज कर रहा है, पुलिस हम्म। मिसयूज कर रही है, आदमी ने अगर लगा दिया है ना, विमेन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, तो कहीं ना हम्म। कहीं जो इंटरनल इंक्वायरी हो, वो मुझे लगता है कि बायस्ड ना हो, या फिर ये ना हो कि लूटा जाए भाई, पैसे लिए जाएं, क्योंकि ज्यादातर हम अपने नॉर्थ इंडियन पुलिस सिस्टम में तो यही देखते हैं कि किस तरीके से आदमियों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, पैसे निकलवाए जाते हैं, एक दिन ही चाहे जेल में डालने की धमकी दी जाएगी। और कोई भी लड़का जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, स्पेशली अगर वो सरकारी नौकरी में है, वो तो बेचारा जो है डेफिनेटली इस चीज को एस्केप करके पैसे देके जो है हटना चाहेगा इन चीजों से, या फिर आउटसाइड सेटलमेंट करना चाहेगा। तो मुझे लगता है हम्म। कि थोड़ा बहुत, चाहे वो तबका 2% ही हो, 5% ही हो, लेकिन जो इंक्वायरीज हो वो बहुत ही ज्यादा अनबाइज्ड एंड क्लीन तरीके से हो, हम्म। इम्पार्शियल हो, जिससे कि पूरा पूरा जो है से मिले उसे बताने का कि एक्चुअली में क्या है, उसकी इंक्वायरी हो, एंड देन एक्शन शुड बी टेकन अपॉन सच केसेस। मेरा ये अब मानना है डेफिनेटली। अब ये तो बिल्कुल तूने वो वाला एकेडमिक और जो थ्योरेटिकल आंसर है वो दे दिया, और ऑब्वियसली ठीक है, होना ये भी चाहिए, मैं इसको हम्म। डिनाई नहीं करता। हम्म। बट यही मेरी शिकायत भी है, मेरा मेरा जो एक कांस्टेंट गिला शिकवा है वो यही है कि हम मुझे खुद को इंडियन इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। पुलिस का सिस्टम है, हम्म। जुडिशरी है, हम सबको पता है कि लाइक कोई भी केस जाता है, कुछ भी जाता है, सालों साल चीज़ें घिसटती रहती हैं। तो क्योंकि लोगों को इंस्टीट्यूशंस पे कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली। बट और ये भी तो चेंज हुआ है, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की बात ना करें, लेकिन अगर, क्योंकि हम तो खुद सरकारी सिस्टम में हैं, मैं और राघव हम्म। दोनों ही, मेरे हस्बैंड दोनों ही हम्म। उस सरकारी उसमें हैं, और बड़े ही क्लोजली चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम्म। तो जिस तरीके का एक वो हुआ करता था माहौल, कि हम चाहे जैसे मैनिपुलेट कर देंगे, हम चाहे हम्म। जैसे जो है तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट हम कर देंगे इफ वी आर इन द पोजिशन ऑफ पावर, वो हम्म। चीजें कहीं ना कहीं चेंज हुई हैं। वो अब कंप्लीटली वैसा नहीं रहा। अब आप हम्म। बहुत ज्यादा जो है आप रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हो, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि ठीक से आपके जो है केसेस को हैंडल नहीं किया जा रहा, या फिर पुलिस भी अगर एक्सप्लॉइट कर रही है, कोई भी और सिस्टम में आपको आदमी एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो चीजें डेफिनेटली सरकारी महकमे में बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं, मेरा ऐसा हम्म। मानना है। और ओके। और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, और भी ज्यादा चेंजेस होंगे। जब हमें एजुकेशन में ही दिखता है, जब हमें और भी डिपार्टमेंट्स में दिखता है, तो पुलिस पे तो डेफिनेटली दिखता है कि हाँ, ऐसा नहीं है। एंड साथ में वही एजुकेशन फिर से यहाँ पे आ जाती है कि जो स्टेट्स जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, वो शहर जहाँ पे लोग बड़े अवेयर हैं, वहां पे आपको ऐसे केसेस बड़े कम मिलेंगे। लोग अपने राइट्स जानते हैं, लोग ड्यूटीज भी जानते हैं, लोग जानते हैं कि कैसे सिस्टम उन्हें बेवकूफ भी बना सकता है, और वही सिस्टम कैसे उन्हें एम्पावर्ड भी कर सकता है। मुझे लगता है ये एजुकेशन की भी बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की कहानियां, किस्से, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, मैं कहूंगी इसमें क्लास का कोई काम नहीं है, इसमें एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पर बस एक एक आजकल तो आप ट्विटर पे डाल दीजिए, कितना ज्यादा आपको, हम्म। मतलब मंत्री भी रिप्लाई कर रहे हैं, आप डीजीपी को टैग कर सकते हैं, आप अपनी जो भी बात है आप सोशल मीडिया के थ्रू आप फैला सकते हैं। लोग डरते हैं, डेफिनेटली सरकारी आदमी अब डरता है कि मैं ऐसा कुछ हम्म। ना करूं जिससे, नौकरी बहुत बड़ी चीज है लूज करना उसके लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इस तरीके के जो है प्रोविजंस खुल चुके हैं कि इस इस चीजों को हम थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू अवेयरनेस हम डेफिनेटली हैंडल कर सकते हैं। एज एज अ बीजेपी सपोर्टर, और बीजेपी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करते हुए ये बोलूँगा, बीजेपी वालों, पुलिस रिफॉर्म्स लाओ।
और मैं इस चीज़ से बहुत खुश नहीं हूँ कि पुलिस इंडिया में स्टेट टू स्टेट बहुत ही अलग वेज में डिफर हम्म करती हैं, हम्म अलग वेज में हम्म एक्ट करती हैं। मुझे नहीं हम्म पता इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैं ये नहीं मानता कि पुलिस को स्टेट से हटा के सेंटर के नीचे कर देना चाहिए, बट फॉर श्योर आई फील कि इंडिया को पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। हमारी इंडियन पुलिस में ह्यूमन टच पूरी तरह से मिसिंग है। मैं क्योंकि हमने स्पेशली पर्सनल केसेस भी देखे हैं, जिसे हम डिस्कस भी हाँ, नहीं करते, लेकिन हाँ, हमने देखा है कि पुलिस कैसे बिहेव करती है। एक स्टेट हाँ, बिहार जैसा, है ना, हाथरस के केस में जो हुआ था, यूपी की पुलिस, या फिर हमने देखा है साउथ इंडियन पुलिस कैसे बिहेव हुँ, करती है ऐसे केसेस में। तो ये हुँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टेट टू स्टेट वैरी करता है पुलिस का बिहेवियर, और वो भी एजुकेशन से जो है बहुत कुछ, अगर पब्लिक अपने हाथों में ले तो कर्व कर सकती है। और साथ में गवर्नमेंट को तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, मुझे लगता है। हाँ। हाँ, मतलब लेकिन आई आई स्टिल फील कि इंस्टीट्यूशंस में मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत कम है। हो सकता है क्योंकि मैं अभी इंडिया से 1 साल से करीब से बाहर हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पुलिस के साथ या जुडिशरी के साथ, मैं बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं बोलूँगा। बट हाँ, स्टिल आई फील कि इन चीज़ों में काम हो तो अच्छा है। और आई गेस जो मैं नेक्स्ट चीज़ें पूछने वाला था, बट आई गेस वो इसी बात पर कवर हो जाती हैं कि अगर इंस्टीट्यूशंस में हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, कि डिवोर्स के केसेस हैं या चाइल्ड कस्टडी है जिसमें नेचुरल पेरेंट मान लिया जाता है मदर्स को। और हम्म। अब अगर हमारे पर रूल्स बड़े छोटे छोटे रेगुलेशंस डिस्क्रिमिनेशन आज भी हैं। मुझे याद है, मैं हम्म, कुछ ही मंथ पहले एक फॉर्म भरा था, जिसमें हम्म, मैं हो जाती हूँ छोटी छोटी चीजों से ऑफेंड। तो उसमें लिखा था कि अ, नाम लिखो एंड देन डॉटर ऑफ स्लैश वाइफ ऑफ। हम्म, तो मुझे लगा उसमें, मतलब मुझे लगा कि व्हाई नॉट हस्बैंड ऑफ। हम्म, मेरे दिल में ये क्वेश्चन आया कि ये छोटी छोटी चीजें शायद जब हमें हर्ट कर रही हैं, तो आगे आने वाली बच्चियों को तो बड़ा हर्ट करेंगी कि ये क्यों, ऐसा हम्म, क्यों भाई। मेरी आइडेंटिटी का क्या, या फिर अगर मैं अपने हस्बैंड से जानी जा सकती हूँ, तो क्या मेरा हस्बैंड मुझसे नहीं जाना जा सकता। जो सरनेम हम्म, का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तभी मैं कहती हूँ कि इंडिया के इश्यूज आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन वेस्ट, या फिर हम्म, अफ्रीका से भी, या फिर मिडिल ईस्ट से भी हमारे इश्यूज बड़े अलग हैं। सरनेम का इशू है, नाम चेंज कर दिया जाता है, इन लॉज के साथ रहने की बातें हैं। तो हम्म, हमारे इश्यूज बड़े कल्चरल इश्यूज हैं। तो उसे हमें हम्म, एज सोसाइटी ही मैनेज करना है। उस पे कोई लॉ नहीं आ सकता। अब सरकार जो है आईपीसी में डाल नहीं देगी कि कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपको इन लॉज के साथ रहने के लिए, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीजें नहीं डाली जा सकती। ये थ्रू कल्चरल रिफॉर्म्स ही होंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया के तो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव एंड बड़े पिक्यूलियर इश्यूज हैं, जिनसे कि हम हम्म, जो है डील करते हैं। ओके। तो ये कल्चरल इश्यूज पर बात करते हैं और फिर मैं उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने मेरी फीमेल फ्रेंड्स से पूछा कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उनके क्या क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये कल्चरल इश्यूज की बात हुई कि हमें, और शायद हो भी रहा है, कल्चरल रिवॉल्यूशन की जो ज़रूरत है कि वो इंटरनली आना चाहिए, वो चल भी रहा है। एक डिस्कोर्स हम देख रहे हैं सोसाइटी में, एक डिस्कोर्स चल रहा है। अब वो डिस्कोर्स की डायरेक्शन से मैं तू एग्री करें वो एक अलग चीज़ है। बट मुझे ये भी लगता है कि कल्चरल जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें एक दिक्कत, मुझे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अपोलोजिस्ट से। कि तुम अगर एक तर्क ऐसा दो कि देखो यार विमेन के साथ गलत हुआ है, तो कोई ना कोई चला आता है ये बताने की अरे देखो द्रौपदी ने तो ऐसा किया था, उसके 5 हस्बैंड थे, वो मतलब एम्पावर्ड थी। या कैकई ने दशरथ की जान बचाई थी तो वो युद्ध में लड़ रही थी। और हम्म लोग इस तरह के एग्जाम्पल्स भी कोट करते हैं। और हमारे, मुझे लगता है हिंदुइज्म में तो स्पेशली ये ब्यूटी है कि आप पीछे देखने जाओ तो आपको हर तरह का एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम्म। आपको कास्टिस्ट बट एग्जाम्पल मिसोजिनिस्ट होते क्या है? एग्जाम्पल्स तो होते ही वही ना, जो जो बड़े स्पेशल होते हैं। हाँ, हम्म, रामायण में अगर आपको 100 पात्र ऐसे मिलेंगे जो कि एम्पावर्ड मेल हैं, जो कि वॉरियर्स हैं, जो कि रूलर्स हैं, इस तरीके के हम्म, अगर आपको मिलेंगे, चाहे बाली हो चाहे राम हो, और आपको एक कैकई कैकई जैसी विमेन मिलेगी जो कि अपनी बात मनवा ले रही है अपने पति से, है ना, हम्म, एक ऐसी महिला मिलेगी, या फिर और भी मिल जाएंगे, मे बी 4-5 ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो आप रेशियो भी तो देखो। आप एग्जाम्पल्स की तो बात कर रहे हो कि ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ऐसे तो बहुत हम्म, हमारी रानियां रही, हमारी ऐसी सोशल रिफॉर्मिस्ट रही, सावित्री
बाई फुले जैसी, तो ऐसे एग्जाम्पल्स तो डेफिनेटली रहे, लेकिन हमें एग्जाम्पल थोड़ी बनना है, हमें तो ऐसा पूरा सोसाइटी एज अ होल हमें इस तरीके से जो है बनना है कि हर हम्म। जगह जो है सावित्री बाई फुले जैसे टीचर्स हों, हर जगह इस तरीके की बातें करने वाले लोग हों और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हमारे सामने हमेशा हमें दिखें, ताकि हमारे बच्चों के लिए आगे जो है वो एग्जाम्पल न रह जाए। हाँ, मतलब मेरा भी यही मानना है कि अगर तुम किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल केस है वो, हाँ, हाँ। पर तुम चाहते हो कि ये चीज़ें नॉर्म बने, कि वो हम्म। इतना नॉर्मल हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई, मैंने अक्सर यहाँ पर ट्राम चलाते हुए देखा है, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं रात को 12 बजे भी वो ट्रैम चला रही हैं। मेरे लिए वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है क्योंकि मैं इंडिया में नहीं देख पाता था। मैं जब स्पेशली एमपी में था मैंने कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अब वो चीज़ एक नॉर्म है, उसके लिए कोई ऐसे भी बात नहीं करता कि अरे देखो कितना ब्रेव है या कितनी अच्छी चीज़ है या कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उस मेंटालिटी से शायद हमको निकलने की ज़रूरत है जहाँ पर हम ऐसे अपोलोजिस्ट ना बन जाएं कि हम 4 एग्जाम्पल लेके खड़े हो जाएं और बोलने लगे कि देखो देखो सब कुछ सही था। क्योंकि हाँ, अगर हाँ। सब कुछ सही हम था तो स्टडी फिर कर रहे हैं विमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाई आर यू वी नॉट स्टडीइंग ओवर मेल फ्रीडम फाइटर्स, मतलब स्पेशली उसको लेबल देके तो हम स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, ज्यादातर हम्म। थे ही। हम जब हम्म। पढ़ते हैं फ्रीडम मूवमेंट के बारे में तो उनके बारे में ऐसे ही नॉर्मली ही हम पढ़ लेते हैं, लेकिन विमेन फ्रीडम फाइटर्स को हमें खोजना पड़ता है उनको स्टडी करने के लिए, है ना, चाहे हम्म। वो लखनऊ से हो, कानपुर से, हैदराबाद से रानी हो, तो इन सब के लिए हमें अलग से एक लेबल देके स्टडी करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली देवर एग्जेम्पलरी कैरेक्टर्स जो एक्सेप्शनल थे, एग्जाम्पल बने समाज में, अब उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि हमारा समाज बड़ा ही जो है फेवरेबल था फॉर वुमेन राइट्स एंड इस इन सब चीजों के लिए बहुत फेवरेबल था, या फिर बड़े इजीली इनको मिल गए। वो रानियां थी तो उनको मिल गए, हम्म। या फिर सावित्री बाई फुले को ज्योतिबाई फुले ने जो है सपोर्ट किया, एक मेल से, एक हस्बैंड से हम्म। सपोर्ट आया, तब वो कुछ कर पाई, है ना। सरोजिनी हम्म। नायडू को उनके फादर का, इंदिरा गांधी को उनके फादर का, जहां भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स रैलीज होती थी, नेहरू यूज्ड टू टेक इंदिरा अलोंग विद हिम। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एपिसोड्स हैं हिस्ट्री में, है ना? और अगर इस चीज़ में जस्ट एक बात ये पूछना चाहूँगा, अभी तक अ, पूरे पॉडकास्ट में तूने फेमिनिज्म का झंडा लहरा रखा है, बट कहीं पर ऐसा लग रहा है कि स्पेशली वेस्ट में कि ये लोग यहाँ कुछ हद तक सैनिटी लूज कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के एक्सक्यूज, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी फेमिनिज्म का भी बड़ा जोर से मुद्दा चल रहा है, स्पेशली यहाँ चल रहा है। मैं तो इंडिया के मैटर में तो अभी भी बोलूँगा कि आई फील कि हाँ, जितना हो सके चीज़ों को उस डायरेक्शन में बढ़ाओ। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे कई बार पर्सनली फील होता है कि ये बहुत ही इक्वल सोसाइटी है। मैं पब्लिक प्लेसेस में जितना टीनेजर लड़कों को दंगा करते हुए देखता हूँ उतना टीनेजर लड़कियों को भी दंगा करते देखता हूँ। तो मेरे को एटलीस्ट ये रियलाइजेशन तो होता है कि हाँ, अगर यह हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ मोर और लेस ये लोग काफ़ी इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ हम्म। से जेंडर इक्वालिटी। लेकिन अब जैसे इस तरह की जो डिमांड है कि अब जो जेंडर पे गैप है शायद उसको लेकर एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन से स्पोर्ट्स टीम्स है, स्पोर्ट्स टीम्स में अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बोलूंगा कि जो मेंस आईपीएल में जो पैसा बन रहा है वो शायद ही विमेंस आईपीएल में कभी बनेगा। और विमेंस लेकिन आईपीएल वुमेन हो सकता आईपीएल है। शुरू तो हुआ, विमेन हाँ, क्रिकेट नहीं टीम शुरू आई हुआ। तो, आर यू हाँ। नॉट एक्सपेक्टिंग द चेंजेस वेरी फास्ट, मतलब कि टीम आई और क्लब बना और जो नहीं है नहीं, अब। मैं ये नहीं कह रहा कि विमेंस आईपीएल आया। मेरा मेरा प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि जो जो अति फेमिनिस्ट लोग होंगे उनका कहना होगा कि इक्वल वेजेस होने चाहिए फॉर मेल क्रिकेटर्स एज वेल एज फीमेल क्रिकेटर्स। अब मेरा यहाँ पर और बहुत से लोगों का सिंपल तर्क ये है कि भाई तुम्हें पैसा इस हिसाब से मिलता है कि तुम क्या वैल्यू ला रहे हो। तुम अगर 1 करोड़ रुपया बना सकते हो तो हो सकता है तुम्हें 1 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। पर अगर तुम बना ही 10 लाख रहे हो तो तुम 10 लाख रुपए की सैलरी डिमांड नहीं कर सकते। बट तो ऐसे क्या इस तरीके का, मतलब मैंने ऐसा सुना नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मैं भी इस चीज को नहीं मानती। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल कैपिटलिज्म वो है ना, कि आप जितना बिजनेस क्रिएट कर रहे हो आप उसके ही अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा।
ऐसा हुँ, ही चल रहा है ना? तो यहाँ पे फिर हुँ, से सोसाइटी जो है उसमें आ जाती है कि भाई ये तो यहीं से ही इंट्रोड्यूस होगा कि जब इंटरेस्ट आएगा लोगों का, जब वो आएँगे, जब उस तरीके की जो है परफॉर्मेंसेज़ होंगी, स्पॉन्सर्स आएँगे, इस तरीके की जब सारा एक वो माहौल क्रिएट किया जाएगा और समाज उसमें जब भाग लेगा और वहाँ हुँ, पे अपना जो है एक एक कहीं न कहीं अपना इनपुट देगा और उस तरीके की भागीदारी दिखाएगा, तब डेफ़िनेटली आप उस तरीके की बातें कर सकते हो। हाँ, वो मैं उसको कहती हूँ कि जेंडर डिस्पैरिटी है, जब काम एक सा है और जो है पैसे उस तरीके के नहीं हैं। जैसे कि हो सकता है अच्छे कॉर्पोरेट्स में तो नहीं बट कुछ जगहों पे लोग करते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी जो है नहीं जो है सहमत हूँ, जहाँ पे ये कहा जाता है कि हीरोइन का रोल एक्चुअली में आधे घंटे का होता है, अगर आप बॉलीवुड की सिनेमा देखोगे तो। वो हुँ, सिर्फ़ बीवी बनी हुई है, एक गाने के लिए हुँ, आती है, थोड़ा बहुत नाची, घूमी, गाई, बड़ी सारी वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ भी बनती हैं, बट मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, चलो 70% मूवीज़ कह देती हूँ। सलमान खान की मूवीज़ देख लो, अक्षय कुमार की मूवीज़ देख लो कि वो बीवी ही बन के आती हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का रोल होता है मैक्सिमम, है ना? तो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं सहमत कि आप जो है इक्वल वेजेस की वहाँ पर बात करो, बिल्कुल भी नहीं। आप बात करो कि हुँ, मेरा नाम पहले आए उसमें जो है जब स्क्रीनिंग ऑफ नेम्स होता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सारी बातें इतनी स्टुपिडिटी वाली वो नहीं है ये कि ऐसा कहा जाए। अगर मर्दानी मूवी रानी मुखर्जी की आई होगी तो डेफिनिटली उसमें जो उसका मेल जो साथ में काउंटर पार्ट होगा, उसने इतने पैसे नहीं लिए होंगे जितने रानी मुखर्जी ने लिए होंगे। तो एक तो स्टारडम की बात कि डेफिनिटली मेल क्रिकेटर्स की ज़्यादा है इस समय। तो वो वहाँ कहीं न कहीं समाज की भागीदारी बढ़ती है और समाज को आपको समय देना पड़ेगा। ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम को करना होता अभी तक कर दिया होता। हुँ, अगर अगर आप सरकारों से कहेंगे तो डेफ़िनिटली पूरी तरीके से ये 50% वोटर को कोई भी नाराज़ नहीं करना चाहता, सब खुश रखना चाहते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है, तो आप ऐसे डिमांड्स नहीं कर सकते। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें शायद वुमेन को मिलता हो ज़्यादा हुँ, वेजेस, जो हाँ। बिज़नेस कमाएगा उसको मिलेगा। हुँ। हाँ, स्पेशली मैंने फैशन इंडस्ट्री में सुना है कि विमेन को वेजेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, बट एक मॉडल्स चीज़ इसमें में होगा। इसमें हाँ, ये एक चीज़ ये अच्छी लगी है मुझे, स्पेशली जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं अभी इंडिया में, उसमें ये ट्रेंड बहुत बन रहा है कि जो विमेन वोटर्स को लेकर जा रहा है अपने साइड पर, वो मोर और लेस इलेक्शन लेकर जा रहा है। जैसे इवन एमपी का जो इलेक्शन था, अपन लोग में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मामा जी आ जाएँगे। पर क्योंकि इस तरह का कुछ शायद बीजेपी की जो भी विमेन की पॉलिसीज़ अगर रहीं, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, विमेन का चाहे अब पॉलिटिकल उस हाँ, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ा है विमेन का हाँ। एंड ये भी एक रीज़न रहा जीतने का। हाँ, तो मुझे ये भी लगता है कि अगर वो रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा तो आई गेस और भी इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से प्रोग्रेस होंगी। सो हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे लोग फ्राउन अपॉन करने लग गए कि फ्रीबीज़ बढ़ रहे हैं, ₹1500 क्यों दिए जा रहे हैं, ₹2000 क्यों दिए जा रहे हैं, 5 साल का अनाज भी तो बाँटा जा रहा है, मुझे लगता हुँ, है ना? हुँ, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करने की ही तो बात हो रही है कि अगर एक महिला घर पे है, तो वो हुँ, जो है वो कहाँ अपने पैसे लगाने वाली है, वो इवेंचुअली मार्केट में पैसा लगाएगी, अपने घर वालों के लिए खर्च करेगी, अनाज लाएगी, राशन लाएगी। मुझे लगता है कि वो या तो बंद ही कर दिया जाए कि किसी को ना मिले या फिर किसी को मिल रहा है तो आप चुपचाप बैठिए और देखिए, क्योंकि वो उनके 50% वोटर्स हैं, है ना? हाँ, और एटलीस्ट ये फ्रीबीज़ उन वेज़ में तो बेटर ही हैं कि ये तो अक्रॉस कास्ट, क्रीड, रिलिजन, सेक्ट सब जगह जा रही हैं। मोर हुँ, और लेस पूरे एक हुँ, 50% ऑफ पॉपुलेशन को जा रही हैं। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हाँ, हाँ, विदाउट 50% एनी पॉपुलेशन वुमेन डिस्क्रिमिनेशन की जा हाँ, रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि हाँ, मतलब ठीक है, हो सकता है एक आम घर में ये वाली भी सोच आए कि हाँ, चलो देखो भाई इस लेडी के अकाउंट में 1000-1500 रुपए आ रहे हैं, हमें उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अ, होता है ट्रीटमेंट डेफिनिटली जो है वैरी कर जाता है वन्स यू बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड उससे 1500-2000 से कोई हो भी नहीं रहा इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। एक छोटे हुँ, घर में फिर भी उसकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि अ, ठीक है, ये चुनावों में सबके लिए बड़ा कुछ करते हैं, तो क्यों नहीं इनके लिए भी, है ना? हुँ, हुँ। और अभी तो एटलीस्ट जब या तो पूरी फ्रीबीज़ हटाओ, अगर तुम्हें हुँ। दिक्कत है तो हुँ, हुँ, सबसे हुँ, होनी चाहिए, इस यू हुँ। कांट बी सिलेक्टिव कि हाँ, एक फ्रीबी के तो मैं अगेंस्ट हूँ। और फ्रीबीज़ हर पार्टी कर रही है, अलग-अलग लेवल पर कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन सब जिसके पास पार्टीज़ जितना कर रही हैं। पैसा बाँटने के हाँ, लिए है, वो उतना बाँट और देती है। फ्रीबीज़ से समस्या भी उसी को होती है जो मोर और लेस थोड़ा-सा तो ठीक-ठाक पैसा, हल्का-फुल्का ठीक-ठाक पैसा बना रहा है जो टैक्स पेयर्स कि हैं, उनको जो डेफिनिटली दिक्कत जो होती तो है हाँ, ना? जो टैक्स पेयर है अ हुँ।
जो टैक्स पेयर है। जो टैक्स पेयर है। तो ये मुझे तो उससे दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो जो है लैंग्वेज से बड़ी दिक्कत आती है कि जो है उज्ज्वला योजना बहनों को गिफ्ट है। मुझे लगता है अरे सिलेंडर सिर्फ बहनों के लिए थोड़ी है। हाँ, भाई भी तो यूज करेंगे, घर हाँ के बच्चे भी तो यूज करेंगे, खाना तो सबके लिए उस पे नहीं, बनेगा। लेकिन तो मुझे तो ये लेकिन भाषा स्पेशली से, वो मुझे जो फॉर्म है उससे, मेरे तो नहीं मुद्दे मुझे इसमें लगता है कि बड़े इस छोटे छोटे। हम्म। इसमें मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत सिलेक्टिवली, शायद बहुत ही क्लेवरली भी करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हर पार्टी एट द एंड इलेक्शंस जीतना चाहती है। आप इलेक्शन जीतोगे तो ही आप अपने मैंडेट्स ला सकते हो। तो मुझे लगता है वो जानकर इस तरह से एक उन्होंने विमेन सेक्शन को टारगेट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया है कि ये एक 50% सेक्शन है, और शायद एक तरह से देखा जाए तो अनकेटर्ड सेक्शन है। मुझे नहीं याद कि अनगेटेड। एंड साथ में इनके जो मुद्दे हैं वो सिमिलर हैं। ऐसा नहीं कि हाँ किसी हाँ एक कास्ट की विमेन के मुद्दे कुछ डिफरेंट होंगे और इस हाँ। कास्ट के विमेन के, हाँ डेफिनेटली रिलीजन वाइज थोड़ा सा वैरी किए, जिसमें भी हम्म उन्होंने पूरे के पूरे रिलीजन की विमेन को उस तरीके का फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो मुझे लगता हम्म है कि ये बड़ा इजी वे है हम्म। किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अपना एक 50% पॉपुलेशन को अपने जो है उसमें लाने के लिए। और तो ये बड़ा मुझे अच्छा तरीका भी है। एंड तो मुझे ये बहुत भी लगता सहमत है हूँ कि इससे। बहुत क्लेवर भी है, और जो क्लेवर पॉलिटिशियंस है, केजरीवाल ने भी काफी हद तक विमेन को टारगेट किया है। तो जिस पॉलिटिशियन में फ्री दिमाग है, बसेस चलती हैं, आज भी फ्री बसेस हैं, हाँ आप हाँ, पंजाब में जाइए, फ्री बसेस हैं। तो हम्म। जिस पॉलिटिशियंस में दिमाग, जिनको भी ये है कि भाई इलेक्शन जीतना है, तो मुझे ये लग, और स्पेशली अब ये लगता है कि ये और भी बढ़ेगा। तो आप विमेन को साथ लिए बिना इलेक्शन जीतना नहीं चल भूल जाओ। सकते। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, इलेक्शन जीतना विमेन के बिना पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो ये मुझे लगता है। तो बस अब सिंपली एक लास्ट राउंड के तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास दो तीन बस क्वेश्चंस हैं जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने भेजे थे। मैंने उनसे पूछा कि फेमिनिज्म के अराउंड कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उनके क्वेश्चंस हैं क्या। हम्म। तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इन क्वेश्चंस का फेमिनिज्म एज अ मुद्दा कोई लेना देना ना हो, लेकिन जो भी उनकी पर्सनल क्यूरियोसिटीज थी, जो भी उनकी ठीक है। समस्याएं थी, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि फाइनेंसिस का क्या हो आफ्टर मैरिज, क्योंकि स्पेशली अपर मिडिल क्लास गर्ल्स में ये अब आजकल है कि उनके हाथ में अच्छा खासा पैसा है, और ऐसे टाइम पे से अगर उनकी शादियां भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रही है जो मोर और लेस सेम अमाउंट ऑफ पैसा बना रहा हो, तो थोड़ा सा हम्म। फाइनेंसिस के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो हम्म। इसके अराउंड एग्जैक्टली वैसे तो फेमिनिज्म तो कुछ कहेगा नहीं, तो तेरे हम्म। अकॉर्डिंग क्या, तेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, आसपास के एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे ये क्या। लगता है कि भाई जॉइंट अकाउंट के प्रोविजंस हैं। है ना? हम्म हाँ। तो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप एक आदमी से शादी कर सकते हैं। मतलब इंडिया में यही तो है कि आप शादी करने जितना ट्रस्ट करते हैं, अपना पूरा जीवन बिताने का आप जो है कहते हैं कि मैं बिता लूंगा बिता लूंगी, लेकिन पता नहीं आपका ट्रस्ट यहाँ पे क्यों डगमगा जाता है कि क्या मुझे अपने पैसे रखने चाहिए, चाहे वो आदमी को चाहे वो औरत को। मुझे लगता है दोनों को दोनों के पैसे रखने चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप शादी करते हैं तो आपके पैसे नहीं रह जाते, वो आपकी फैमिली के पैसे हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको ये नहीं जम रहा कि भाई जो है एक ही आदमी कर रहा है, एक ही नहीं, मुझे लगता है दोनों को ही उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। जॉइंट अकाउंट्स, जॉइंट सेविंग अकाउंट्स, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं। दोनों को एक दूसरे की चीजों का एक्सेस हो कंप्लीटली, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो जैसे कहा जाता है कि आप एक कॉमन अकाउंट बनाओ जिसमें आप अपने घर के खर्च डालो और अपनी अपनी सेविंग्स आप अलग रखो, वो भी एक ठीक तरीका है। पर मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप शादी करने को रेडी हैं, अब अपना जीवन आप दांव पे लगा सकते हैं लेकिन अपना फाइनेंस दांव पे नहीं लगा सकते। ये बड़ी मुझे अजीब सी विचलित करने वाली बात लगती है। दोनों के ही उससे परिप्रेक्ष्य से कि लड़का भी इस तरीके से कैसे सोच सकता है, लड़की भी। नहीं जम रहा है तो डेफिनेटली वो मैंने जहाँ जो कहा कि कॉमन अकाउंट बना के अपना अपना आप अलग रखो, है ना? क्योंकि आप पर इसमें कहीं ना कहीं तो आप डिपेंडेंट होगे ना, कहीं तो आपको मांगना पड़ेगा, कहीं तो आपको देना पड़ेगा। तो उसमें पर फिर आप इसमें जो हिसाब रखेंगे। मुझे लगता है, जो मुझे हम्म। स्पेशली जो मुझे कंसर्न आया वो लड़कियों की तरफ से यही आया कि हमें अगर हमारी फैमिली को सपोर्ट करना है तो उनको हमेशा यह डर रहता है कि उनको फिर उस पैसे पर फ्रीली एक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्पेशली आजकल ये बहुत हो रहा है कि कई पेरेंट्स हैं जिनकी सिर्फ बेटियां ही हैं, सिंगल और उनको सिंगल भी गर्ल तो चाइल्ड है। हाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड है, या एक से ज्यादा लड़कियां भी हैं,
तो कभी कभार वो लड़कियां भी तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती होंगी फाइनेंशियली किसी मुद्दे पर। तो मुझे शायद लगता है कि लड़कियों को वो ये कॉन्फिडेंस ये नहीं है सोसाइटी में कि हम अपना पैसा दे देंगे तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हमारे पेरेंट्स को। सोसाइटी में नहीं है, पार्टनर में भी नहीं है, फिर तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर में भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। तो फिर शादी के पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। और नहीं, अगर पार्टनर में ऐसा कुछ मान लो हो रहा है। पार्टनर में हाँ, कॉन्फिडेंस हो लेकिन अगर ताने इन लॉस से पड़ रहे हो तो क्या किया जाए? नहीं तो डेफिनेटली फिर आपको अपना रखना चाहिए। अगर आप किसी भी इस तरीके के ऑब्लिगेशन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अर्न कर रहे हो, और वैसे भी जब मैंने ये कहा कि आप जो है जॉइंट रखो, तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आदमी का एक्सेस या फिर आदमी का उसके ऊपर ओनरशिप ज्यादा हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये कहना है कि इक्वल ओनरशिप हो उसमें। और अगर इस तरीके का कोई ऑब्लिगेशन है तो फिर मुझे लगता है कि यू कीप इट सेपरेट। और आप अपना करो अपने पेरेंट्स का, लड़का अपने पेरेंट्स का पूरा पूरा करे, दोनों मिलके एक दूसरे का पेरेंट्स का करो। एंड उसके बाद अपना भी करो। इस तरीके से ही जो है गाड़ी चलनी चाहिए। क्योंकि हम्म। अगर है थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको पिंच कर रही हैं, तो ऐसा वो मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप बात करो और आप बोलो कि इस तरीके से मैनेज करते हैं, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी डेफ़िनिटली मैं दूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम दो, बट मुझे पहले उसमें से एक पोर्शन अपने पेरेंट्स के लिए निकालने दो। ओके। मैं हुँ। एक और क्वेश्चन को रेफर कर रहा था। तो वो क्वेश्चन सिंपली बस ये था कि शादी के बाद जो इन लॉस के साथ रहने का, सास ससुर या लड़के की फैमिली के साथ जो रहने का मैटर है, उस पर उस पर क्या है पर्सनल टिप्पणी? अभी भी मैक्सिमम लड़कियों को जो है ये डेफ़िनिटली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ खुशी-खुशी कर लेती हैं, कुछ को बड़ा समय लगता है, कुछ कभी कर ही नहीं पाती। ये बहुत बड़ा इश्यू बनता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच आर अराइजिंग विद इन देयर फैमिलीज। बहुत बड़ा हम्म। इश्यू बनता है ना। हमने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है, और तो कोई ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लास्ट में जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बिफर जाती हैं कि नहीं हो रहा अब। तो मेरा ये मानना है, ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इसे नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि फैमिली एक यूनिट होती है जिसमें होता है पति-पत्नी और बच्चे। एंड देन बाकी जो आपकी फैमिली है वो लड़के की फैमिली है, लड़की की फैमिली है। एंड देयर शुड ऑलवेज बी सम डिस्टेंस, थोड़ा-सा एक डिस्टेंस होना चाहिए। प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करनी चाहिए। और ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो कहीं न कहीं जो सिस्टम था वो फेल ही होता दिखता है। अगर हम मेंटल हेल्थ देखें विमेन की, आदमी की भी, कि वो वाइफ से क्लोज़ ही नहीं हो पा रहा है ना? बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स में रहता है, क्राउड में रहता है कि वो जता ही नहीं पा रहा, इमोशनल नीड्स उसकी कैटर ही नहीं हो पा रही। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए ही जो है डैमेजिंग है। इन-लॉज़ के लिए भी, वो भी खुश नहीं, लड़की भी खुश नहीं, और मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ जहाँ पे खुश नहीं है, ठीक? हम्म। तो लड़की भी खुश नहीं, लड़का भी बस कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है कैसे भी जीवन में, क्योंकि वो उसको कभी बोलना ही नहीं सिखाया। लड़की तो फिर भी कहीं भी बोल के जो है बता देती है कि भाई मेरी ये दिक्कत है, कुछ नहीं भी बोल पाती। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो इस पूरे अरेंजमेंट में बिलीव नहीं रखती। मुझे लगता है कि फैमिली यूनिट लड़का-लड़की, बच्चे, एंड उसके बाद जो आपकी फैमिलीज़ हैं, दे शुड हैव अ से, दे शुड ऑलवेज़ कम, दे शुड हेल्प यू, यू शुड हेल्प देम। उनके साथ रहो आराम से। लेकिन मुझे लगता है ऑब्लिगेशन शुड नेवर बी देयर कि आपने अपने इन-लॉज़ के साथ रहना है। और आजकल है भी नहीं, अगर पढ़े-लिखे समाज में बच्चे बाहर हैं, बाहर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स आते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पेरेंट्स को फिर आप यूज़ भी करना बड़ा गलत है कि जब हमें नीड है तब तुम आ जाओ, हाँ? ये हम्म। भी तो चल रहा है कि बिकॉज़ वी कैन नॉट अफोर्ड अ नानी, बिकॉज़ वी कैन नॉट अफोर्ड हाउस हेल्प, ये सब चीज़ें, ये भी तो एक्सप्लॉइटेशन है बुजुर्गों का। तो तो मुझे ये भी बड़ा कि भाई अपनी कन्वीनियंस से बुला लिया, अपनी कन्वीनियंस से भेज दिया। जब हमें रहना है तो तुम आ जाओ, जब हमें नहीं रहना तब तुम चले जाओ। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है कहीं न कहीं खराब है। तो आइडियल सेटिंग वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाली है क्या? हाँ, डेफिनिटली आइडियल सेटिंग, बट वो भी क्यों? मुझे लगता है उसमें लड़के के ही पिता-माता क्यों? हम्म। हुँ? तो एक और ये भी है। अपार्टमेंट लो लड़की के पेरेंट्स के लिए भी साइड में, अगर वो रहना नहीं, चाहे वो तो। भी क्यों लोग, अगर वो रहना चाहें तो, अगर वो हम्म। रहना चाहें तो। उनके पास ये हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए, है ना? हम्म। पर मुझे लगता है कि नहीं, ये भी कोई वो नहीं है कि आप को ऊपर-नीचे ही रहना है। इफ यू आर लिविंग इन द सेम सिटी तो ये बहुत अच्छा है। फिर तो किसी के भी पेरेंट्स, मान लो कि आप अपनी लड़की की जो सिटी है वहाँ पे रह रहे हो,
आप आस-पास रह लो, लड़के की जो सिटी है वहाँ आप आस-पास रह लो। जहाँ पे दोनों की फैमिलीज़ नहीं है, आप अकेले रह लो। लेकिन अगर सेम ही सिटी में हो एंड लड़की जो है दुखी है कि मैं अपने ही घर नहीं जा पा रही, या फिर इस मेरा भाई भी नहीं है, जो भी हुँ, ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है पहली बात तो दुखी होके क्यों रहे? और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शादी के पहले जो है बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ के आपने सॉर्ट आउट कर लेनी हो। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा जो है कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती हैं लाइफ़ में, क्योंकि आप बात ही नहीं कर पाते, आप वो जो है रखे रहते हो जीवन में, और कई-कई सालों बाद वो फिर चीज़ें निकलती हैं कि मैं नहीं एडजस्ट कर पाई, है ना? मैंने क्योंकि हुँ, अपने बहुत से पर्सनल एक्सपीरियंसेस में लोगों को देखा है, इतने पढ़े-लिखे जो हैं कलीग्स एंड सबको देखा है कि लिटरली दे टेल मी कि मैं अपने घर जाती हूँ, मैं अपने बेडरूम चली जाती हूँ। मैं अपने बेडरूम में ही रहती हूँ पूरे दिन। हुँ, पूरे दिन। मतलब पढ़े-लिखे, बड़े ही वेल्दी घरों के लोग, वो औरतें जो इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा सशक्त हैं, वो ऐसा जब कहती हैं कि मैं अपने कमरे में मैं पूरे दिन वहीं बैठी रहती हूँ। तो जैसे मैंने कहा ना कि स्पेस ही नहीं है आदमी के पास। अपना घर तो बना लिया, हुँ, और उससे क्या ही हुआ? क्या उन्हें बहुत मज़ा आया उसको इतना त्रास देके, या उसे बड़ा मज़ा आया अकेले बैठ के? तो हुँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। जब आपने शादी कर दी तो आपको लड़के को अलग कर देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। निकालो घर से बाहर। निकालो घर से बाहर दोनों को, लड़के को चाहे लड़की को। एंड पेरेंट्स शुड आल्सो जैसे जितने ऑब्सेसिव हमारे इंडियन पेरेंट्स हो जाते हैं बच्चों को लेके, दे हुँ, एक्चुअली सी ईच अदर ओनली एज़ पेरेंट्स। इतनी जल्दी तो बच्चे कर हुँ, लेते थे। 20 साल में हमारे भी पेरेंट्स की शादी हुई, 21 में तो हो गया। नाउ दे हुँ, हैव सीन ईच अदर ओनली एज़ पेरेंट्स। फिर जब हुँ, वो बच्चा निकला 18 के बाद, अब उन्हें समझ ही नहीं आया कि हम एक-दूसरे से बात कैसे करें? वो इतने परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि अब जीवन में क्या है? एक-दूसरे हुँ, से तो हमने बनाई ही नहीं, है ना? तो मुझे लगता है कि ये नहीं, बच्चे शुड नेवर बी द सेंटर ऑफ योर लाइव्स। वो फैमिली यूनिट भी आगे चल के टूटनी है जिस फैमिली यूनिट की मैंने बात करी। उनको भी आपको ये नहीं सोचना कि वो आपकी 70 साल की फैमिली यूनिट है। हुँ, आपने प्रॉपर्टी नहीं बनानी बच्चों को। बच्चे प्रॉपर्टी बनाएँ, उनको ऐसा बनाना है ना? हुँ। अच्छे काफ़ी अच्छा ज्ञान था ये वाला कि आपको प्रॉपर्टी नहीं बनानी बच्चों को। सारे पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो सीखो कुछ। तो अगर मान ली मैं कहूँ कि लास्ट वर्ड्स अगर तुम देना चाहो आज की लड़कियों को, जो भी आज की जो भी कोई लड़की या लड़का इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, तो अगर सिंपली कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट से स्टेप्स या कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट सी बातें लड़के एज़ वेल एज़ लड़कियों दोनों को अगर देने हो तो क्या कहोगे? लड़कों को डेफिनिटली दे शुड बिकम पार्ट ऑफ दिस डिस्कोर्स। जैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में विमेन सेल बनाते हैं, मुझे नहीं पता कंपनीज में भी कुछ ऐसा होता होगा, विमेन प्रोटेक्शन सेल होता होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें मेन भी उसके मेंबर्स हों। और जब वो हुँ, बच्चे एजुकेशनल उस लेवल से जो है उसके मेंबर्स होंगे, उनके इश्यूज़ समझेंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, तो वो बड़ा नॉर्मलाइज़ हो जाएगा ये डिस्कोर्स। मेरा ऐसा मानना है। सो दे शुड बिकम द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस मूवमेंट। मूवमेंट कह लो, बिलीफ कह लो, दे शुड हैव दिस बिलीफ कि सबको इक्वल राइट्स मिले, जिन राइट्स की मैंने बात करी। उनके लिए ऐसा ना हो कि ये क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ ने तो कभी नहीं की, है ना? मेरी दादी ने तो कभी नहीं की। तो वो जो फैमिली से सीख के आ रहे हैं, वो बिलीफ सिस्टम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेफिनिटली तोड़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मानता है कि अभी भी जो है गैप, जेंडर पैरिटी जो है फिल करने के लिए वी नीड 132 इयर्स, स्टिल वी नीड 132 इयर्स। तो 132 साल की अभी जर्नी है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सारे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग नेशंस को मिला के जो है ये डेटा देता है। तो हम अभी ये कैसे हुँ, कह सकते हैं कि खत्म हो गया और हमने जो है सब कुछ अचीव कर लिया? वी हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। अभी हमने कुछ अचीव नहीं किया है, अभी तो ये 100 साल की जर्नी है, इसे ऐसे ही चलने दें। इस पे ये कप का साइन बना के वुमेन कहने की कोई बात नहीं है। जिस आदमी ने हुँ, कभी बाहर निकल के स्कूटी नहीं चलाई, डेफिनिटली वो मिस्टेक्स करेगा। वो ज़्यादा कॉशियस रहेगा, ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करेगा, ज़्यादा एक्सीडेंट से बचेगा। जिस आदमी ने कभी जो जो एज़ एज़ पूरा कभी निकली ही नहीं बाहर, डेफिनिटली दे विल ऑलवेज़ हैव कन्फ्यूजन इन डायरेक्शंस। तो मॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यू आल्सो हैज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ नॉट एबल टू स्पीक योर हार्ट आउट। आपको भी दिक्कतें हैं, है ना? जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग एंड आपको जिस तरीके से सोशली जो है बड़ा किया गया है, तो मुझे लगता है कि आप में भी कुछ कमी है, हम में भी कुछ कमी है। तो ये अभी रुकने की कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना?
पर और सोशल कंफर्ट मीडिया में पर तो मॉक करना अलाउ होना चाहिए यार, सोशल हाँ, मीडिया वो पर। है, ठीक है। सो हाँ, मैं भी उसमें मजा भी मानती आता हूँ कि है, लेट पीपल कमेंट्स स्पीक व्हाट पढ़ने दे वांट में। टू स्पीक। हाँ, हाँ, हाँ। कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है, कोई अच्छा मीम आता है नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ तो। लेकिन उससे और आपको ये एक जनरल विमेन और व्यू भी कप तो पता वाला पड़ तो, रहा है पर ना? विमेन और कप वाला मुझे बहुत लेजी लगता है। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें करना ही है कोई अच्छा सा मिसोजिनिस्ट कमेंट करो, पढ़ के हाँ। हंसी आए, ऐसा कुछ मैं ये मतलब मानता हूँ। वो फिर वही फेमिनिस्ट स्पॉटेड। मुझे लगता है हाँ। अरे अभी कुछ क्या किया अचीव, ऐसा क्या कर दिया, तुम्हें दबा दिया, तुम ऑप्रेस हो गए, क्या ऐसा हम्म। हो गया है अभी, है ना? अभी सीख रहे हैं, इसीलिए शायद जो है इस तरीके की बातें हो रही हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये चीजें होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, और इसीलिए हमें कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा आ गया नहीं आ गया। जैसे मुझे मम्मी की बात याद है, मम्मी कहती थी पति 2 करोड़ भी कमाए तुम्हें 2,000 की भी नौकरी करनी है। हमेशा उन्होंने यही कहा, मतलब एक बार कहा होगा लेकिन हमेशा दिमाग में ये चलता रहा। पापा ने कहा था कि लड़का तो रिक्शा भी चला चला लेगा, है ना, लड़की के लिए देखना पड़ेगा। रिश्ते आते थे तो कहते थे अच्छा वो लड़का तो ये करता है, मेरी लड़की तो अभी कुछ नहीं करती, तो हम्म। उसको पढ़ाना है ना? तो मुझे लगता है कि वो भी तो कंफर्ट ही था कि चलो कर देते हैं शादी, अच्छा रिश्ता आया है। वो भी तो कंफर्ट ही था कि भाई अगर मिल गया करोड़पति तो क्यों 2,000 कमाने हैं। पर मुझे लगता है हम्म। कि मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट आगे आने वाली बच्चियों के लिए करूंगी, जिनको शायद वैसी अपॉर्चुनिटीज ना मिले, तो हम भी एग्जाम्पल बन जाएंगे कि हमने भी किया। तो लेट एग्जाम्पल्स बी देयर, ताकि जो है हम्म। आगे आने वाली जनरेशन उससे इंस्पायर होती रहे और काम करती हम्म। रहे, करती रहे फॉर दीज 132 ईयर्स जो कि डेटा दिया है। शायद हम तब पूरी तरीके से अचीव कर लें जो हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस मूवमेंट। हम्म। तो आई गेस मेरा ये ये कहना है, लास्ट वर्ड्स ये है, काम करते रहो, काम करते हम्म रहो, कंफर्ट में मत काम जाओ, कोई काम जो करो है और दिक्कत पढ़ाई नहीं करो, है। दोनों। पढ़ाई करो और काम करो। हाँ, पढ़ाई करो और काम करो, आई हम्म। गेस। हाँ, ये अच्छे काम करना मतलब लास्ट। प्रोफेशनल नहीं, मतलब ये कि उस चीज के लिए काम करते रहो, लगे रहो, है ना? तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वैसे जो है लगे रहो। हाँ, हाँ, वो अच्छी लाइन्स है वो। हाँ, किनकी हाँ। है वो? शिव मंगल सिंह सुमन की है, किनकी है पता नहीं, पर अटल अच्छी बिहारी लाइन्स है। वाजपेयी। हाँ, हाँ, पर ये है कि हाँ, मुझे ये अच्छे लगे लास्ट वर्ड्स। मैं तो फिर भी ये भी मानता हूँ, काम भी करते रहो, काम भी करना अच्छी चीज़ है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी अच्छे काम में लगे रहो, प्लस पढ़ाई से आपके काफ़ी एवेन्यूज खुलते हैं। सो इन लास्ट वर्ड से मैं टोटली एग्री करता हूँ। और बढ़िया से कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो फेमिनिस्ट स्पॉटेड हम दोनों के लिए। हाँ, कोई बिल्कुल। कोई कोई दिक और मेन हाँ, मेन हाँ, का भी कप बनाओ और विमेन का भी कप बनाओ, हाँ, दोनों के कपू, हाँ बिल्कुल। है ना, भर दो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। और मैं बस पर्सनली ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर तो सब कुछ बोलने का राइट होना चाहिए हाँ, लोगों मैं को, भी वैसे भी पूरी आजकल। तरीके से। हाँ, वैसे भी बिल्कुल। लोगों को एवेन्यूज मिलते नहीं है जहां वो अपनी भड़ास निकाल पाए, तो सोशल मीडिया पर एक मास्क पहन के जो लिखना है लिखो, उसमें कोई बुरी बात ऑब्सोलीट नहीं होते है। जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं, एक समय पे आके छोड़ देते हैं हाँ, और फिर हो फेसबुक के जाते क्या हाल हो गए हैं, मतलब हैं। कई हाँ, महीनों हाँ, से मैंने नहीं बिल्कुल। खोला था। हाँ, हाँ। ठीक। ठीक है मल्लिका, फिर से मिलेंगे होपफुली, इस टॉपिक पर और भी चर्चा करेंगे या फिर कोई नया टॉपिक पकड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल, मज़ा आया बिल्कुल। बात करके, हाँ, है हाँ, ना। बिल्कुल। मुझे भी बहुत ओके। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो दिस इज इट। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मल्ली, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। यस, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब बृहस्पति सूत्र। और जुड़े रहिए। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट। नमस्ते। नमस्ते।